और ज्ञान वाले व्यक्ति होते हैं। जो लोग तेजी से आगे बढ़ते हैं वे जरूरी नहीं कि बहुत दूर तक जाएं। यह कहना ही होगा कि ललित वास्तव में एक असाधारण रूप से सक्षम व्यक्ति था, लेकिन दुर्भाग्य से उसने अनुसरण करने के लिए गलत व्यक्ति को चुना और अपनी गलती का बहुत देर से एहसास किया, जिसने उसकी नियति तय कर दी। एक दुखद अंत। ललित ने कौशल के मुख्य कक्ष के बाहर पूरा एक दिन प्रतीक्षा की, इससे पहले कि कौशल और जाह्नवी आखिरकार बाहर आए। कौशल के कुछ कमजोर शरीर को देखकर ललित और भी अधिक निराश महसूस करने लगा। चलो, कौशल ने ललित की ओर देखा और अपना हाथ हिलाया। इसके साथ ही वह सबसे पहले उड़ गया। यह देखकर जाह्नवी जल्दी से उसके पीछे चल दी। ललित ने उन दोनों की ओर देखा, थोड़ा झिझका, लेकिन अंततः उनके पीछे पीछे चला गया। श्वेत हिम संप्रदाय के क्षेत्र से बाहर उड़ने के बाद कौशल ने अपना हाथ हिलाया और उसके सामने एक बादलों वाली नाव प्रकट हुई। इस बादलों वाली नाव से एक शक्तिशाली आभा निकल रही थी। यह वास्तव में चतुर्थ विपत्ति दिव्य अस्त्र स्तर की नाव थी। नाव पर आओ। कौशल बादलों वाली नाव पर सवार हुआ और उसने जाह्नवी और ललित की ओर हाथ हिलाया। यह सुनकर जाह्नवी आश्चर्य से भरे चेहरे के साथ जल्दी से ऊपर उड़ी और बोली, वरिष्ठ भाई कौशल, आप कमाल हैं। आपके पास वास्तव में चतुर्थ विपत्ति दिव्य अस्त्र स्तर की बादलों वाली नाव है। ललित ने अपने सामने चतुर्थ विपत्ति दिव्य अस्त्र स्तर की नाव को देखा। वह भी उतना ही आश्चर्यचकित था। यहां तक कि उसने भी उम्मीद नहीं की थी कि कौशल के पास ऐसी बादलों वाली नाव होगी। कौशल ने वास्तव में इसे बहुत अच्छी तरह से छिपा कर रखा था। कौशल के सबसे भरोसेमंद वफादार होने के बावजूद उसे इसके बारे में पता नहीं था। श्वेत हिम महाद्वीप। आसमान में एक बादलों वाली नाव श्वेत हिम संप्रदाय की ओर उड़ रही थी। नाव पर जिग्नेश, गगन और अन्य लोग चुपचाप साधना कर रहे थे। जब से उन्होंने श्वेत वस्त्रधारी विराट से द्वितीय स्तर नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज खरीदा था, तब से वे अपनी पूरी ताकत के साथ साधना कर रहे थे और द्वितीय विपत्ति लोक में प्रवेश करने की तैयारी कर रहे थे। अब उन्हें केवल द्वितीय विपत्ति लोक की बाधा को तोड़ने के लिए पर्याप्त साधना जमा करने की आवश्यकता थी। अन्य तैयारियों के लिए उन्हें ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि द्वितीय स्तर नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज के साथ वे पहले ही यह सुनिश्चित कर चुके थे कि वे आकाशीय विपत्ति को आसानी से पार कर सकते हैं। जब हर कोई साधना कर रहा था, नाव के अगले हिस्से पर पालथी मारकर बैठे श्वेत वस्त्रधारी विराट ने अचानक कहा, सब लोग तैयार हो जाओ, हमारा एक बड़ा युद्ध होने वाला है। श्वेत वस्त्रधारी विराट के शब्द सुनकर हर कोई तुरंत स्तब्ध रह गया और उनका मिजाज तुरंत तनावपूर्ण हो गया। सभी ने आगे आसमान की ओर देखा, लेकिन इस समय उन्हें आसमान में कोई दिखाई नहीं दिया। भाई विराट, आपका क्या मतलब है? क्या यह कोई दुश्मन का हमला हो सकता है? पुनीत ने आगे आसमान की ओर देखा और संदेह से पूछा। तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा, श्वेत वस्त्रधारी विराट ने कहा। उसकी आध्यात्मिक शक्ति तृतीय विपत्ति लोक के विशेषज्ञ के बराबर थी और उसकी धारणा उन सभी में सबसे मजबूत थी। इसलिए आगे की स्थिति को महसूस करने वाला वह पहला व्यक्ति था। विराट के शब्द सुनकर हर कोई हैरान था और चुपचाप आगे आसमान की ओर देखने लगा। आधी चाय पीने के समय के बराबर समय बीतने के बाद अंततः आगे आसमान में एक बादलों वाली नाव दिखाई दी। वह बादलों वाली नाव अकल्पनीय गति से उनकी ओर उड़ रही थी। चतुर्थ विपत्ति दिव्य अस्त्र स्तर की नाव? कौन आ रहा है? यह देखकर जिग्नेश आश्चर्यचकित हो गया और उसने पूछा। पूरे श्वेत हिम महाद्वीप में केवल मुट्ठी भर ही ऐसे योद्धा थे जिनके पास चतुर्थ विपत्ति दिव्य अस्त्र स्तर की बादलों वाली नाव थी। यहां तक कि श्वेत हिम महाद्वीप के अधिपति श्वेत हिम संप्रदाय के पास भी चतुर्थ विपत्ति दिव्य अस्त्र स्तर की बहुत कम नावें थीं, क्योंकि चतुर्थ विपत्ति दिव्य अस्त्र के स्तर तक पहुंचने वाली बादलों वाली नाव बेहद महंगी होती है। यह साधारण योद्धाओं की पहुंच से बाहर है। बादलों वाली नाव के जादुई खजाने बड़े पैमाने के जादुई खजानों की श्रेणी में आते हैं और उनका मूल्य केवल महल और किले प्रकार के जादुई खजानों के बाद आता है। साधारण आक्रामक और रक्षात्मक जादुई खजानों की तुलना में उनकी कीमत बहुत अधिक है। वह तुम्हारे श्वेत हिम संप्रदाय के 5 मुख्य शिष्यों में से एक है, कौशल। वह आखिरकार आ ही गया। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने सामने बादलों वाली नाव को घूरते हुए शांत स्वर में कहा। वह सही था, कौशल वास्तव में आ गया था। अपनी दिव्य दृष्टि के माध्यम से विराट की देखने की क्षमता साधारण योद्धाओं से कहीं बेहतर थी। हालांकि चतुर्थ विपत्ति दिव्य अस्त्र नाव अभी भी बहुत दूर थी, श्वेत वस्त्रधारी विराट ने अपनी दिव्य दृष्टि से आसानी से नाव की स्थिति देख ली। इस बार 3 लोग आए थे, कौशल, जाह्नवी और दूसरा कौशल का वफादार ललित होना चाहिए। हालांकि विराट कभी ललित से नहीं मिला था, लेकिन वह पुनीत और अन्य लोगों से कौशल की स्थिति के बारे में कुछ जानता था। दिव्य दृष्टि के अवलोकन के तहत विराट ने कौशल के साधना स्तर को भी स्पष्ट रूप से देखा। उसने वास्तव में चतुर्थ विपत्ति लोक में प्रवेश कर लिया था। इसके अलावा उसने जो वस्त्र पहना था वह भी चतुर्थ विपत्ति दिव्य अस्त्र स्तर का एक जादुई खजाना था। यह वास्तव में वरिष्ठ भाई कौशल है। जैसे ही बादलों वाली नाव पास आई, पुनीत ने भी उस पर सवार लोगों के चेहरे देखे। उसने एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ कहा, और कनिष्ठ बहन जाह्नवी भी है। पुनीत के शब्द सुनकर बगल में खड़े गगन को हल्की सी आह भरने से खुद को रोक नहीं पाया। हालांकि उसने सप्त खड्ग अमर भवन में ही जाह्नवी का असली रूप देख लिया था, लेकिन वह हमेशा इस पर विश्वास करने को तैयार नहीं था। लेकिन इस क्षण उसे इस क्रूर वास्तविकता का सामना करना पड़ा। वरिष्ठ बहन जाह्नवी, यह कैसे संभव है? गार्गी ने सामने बादलों वाली नाव को देखा और चिल्लाने से खुद को रोक नहीं पाई। उसने कभी विश्वास नहीं किया था कि जाह्नवी उस तरह की व्यक्ति हो सकती है, लेकिन अब जाह्नवी को अपनी आंखों से कौशल के बगल में खड़े देखकर और उनका रिश्ता इतना घनिष्ठ देखकर भले ही वह विश्वास नहीं करना चाहती थी, यह निर्विवाद वास्तविकता उसके सामने थी और उसके पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। भाई पुनीत, जब बाद में युद्ध छिड़ेगा तो तुम सभी का नेतृत्व करके पहले यहां से चले जाना। सफेद कपड़े पहने विराट ने आगे की नाव की ओर देखा और पुनीत से कहा, भाई विराट,
आप अकेले वरिष्ठ भाई कौशल का सामना करेंगे? पुनीत यह सुनकर हैरान रह गया। वह पूछने से खुद को रोक नहीं पाया। वरिष्ठ भाई कौशल अब चतुर्थ विपत्ति लोक के विशेषज्ञ हैं। क्या आप उन्हें अकेले संभाल सकते हैं? चिंता मत करो, भले ही मैं जीत न पाऊं, मेरे पास भागने का एक तरीका है। तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने कहा। तुम्हारे आसपास रहते हुए मैं अपनी पूरी ताकत से नहीं लड़ पाऊंगा। विराट के शब्द सुनकर पुनीत कुछ देर चुप रहा, लेकिन अंततः उसने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, तो भाई विराट, कृपया अपना ख्याल रखना। चतुर्थ विपत्ति लोक के विशेषज्ञ कौशल का सामना करते हुए वे कुछ सहायता दे सकते थे, लेकिन वे निर्णायक भूमिका नहीं निभा सकते थे। यहां रुकना वास्तव में विराट के लिए बाधा बन सकता था। मुख्य बात यह थी कि वह गार्गी के साथ कोई दुर्घटना नहीं होने दे सकता था, अन्यथा यह मामला वास्तव में एक बड़ी समस्या बन जाएगा। वह अभी भी विराट की असली ताकत का पता नहीं लगा पा रहा था। चूंकि विराट ने कहा था कि उसके पास निपटने का एक तरीका है, तो वह कौशल को संभालने में सक्षम होना चाहिए। इसके अलावा, जैसा कि विराट ने कहा था, भले ही वह कौशल को हरा न सके, उसके लिए भागना मुश्किल नहीं होना चाहिए। आखिरकार एक शक्तिशाली व्यक्ति जो अकेले ही पूरे उड़न मेघ डाकू गिरोह को नष्ट करने में सक्षम था, भले ही कौशल जितना मजबूत न हो, बहुत पीछे नहीं होना चाहिए। भाई विराट, क्या आप वास्तव में वरिष्ठ भाई कौशल से निपटने में सक्षम हैं? गार्गी ने चिंतित स्वर में पूछा। चिंता मत करो गार्गी, खुद सोचो, क्या मैंने कभी तुमसे झूठ बोला है? श्वेत वस्त्रधारी विराट ने यह सुनकर हल्की सी मुस्कान दी। जैसे ही वे बोल रहे थे, सामने वाली बादलों वाली नाव तेजी से उनके सामने आ गई। कनिष्ठ भाई पुनीत, मैंने सुना है कि तुमने इस बार सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल के साथ बहुत पैसा कमाया है, बधाई हो। कौशल चतुर्थ विपत्ति दिव्य अस्त्र नाव के अगले हिस्से पर खड़ा था। उसके हाथ पीछे थे। वह पुनीत और अन्य लोगों को नीचे देखते हुए मुस्कुराकर बोला, वरिष्ठ भाई कौशल का सूचना तंत्र काफी प्रभावशाली है। आपको इसके बारे में इतनी जल्दी पता चल गया? पुनीत ने कौशल के शब्दों को सुनकर न तो विनम्रता से और न ही अहंकार से उत्तर दिया। उसने कौशल के कथन से इनकार नहीं किया। चूंकि कौशल ने ऐसा कहा था, इससे साबित होता है कि कौशल ने सटीक जानकारी प्राप्त कर ली थी। भले ही वह इनकार करता, यह बेकार होता, इसीलिए बेहतर है कि वह सीधा रहे और इसे सीधे स्वीकार कर ले। पुनीत की सीधी स्वीकृति देखकर कौशल कुछ हैरान था। उसने सोचा था कि पुनीत इसे छिपाने की कोशिश करेगा। कनिष्ठ भाई पुनीत काफी भाग्यशाली है, जिसे इतनी बड़ी संपत्ति मिली है। कौशल ने पुनीत की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बस एक संयोग। पुनीत ने न तो विनम्रता और न ही अहंकार के साथ कहा, क्या मैं पूछ सकता हूं कि वरिष्ठ भाई कौशल को यहां क्या ले आया है? उसका इरादा कौशल के साथ शिष्टाचार में समय बर्बाद करने का नहीं था और इसके बजाय सीधे पूछ लिया, मुझे हाल ही में कुछ पैसों की कमी है। मुझे आश्चर्य है कि क्या कनिष्ठ भाई पुनीत मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं? पुनीत की स्पष्टता देखकर कौशल ने सीधे मुद्दे पर आने का फैसला किया और सीधे पूछ लिया, ओह, तो वरिष्ठ भाई कौशल मुझसे पैसे मांगने की योजना बना रहे हैं? पुनीत ने उसकी ओर देखते हुए पूछा। बिल्कुल सही, कौशल ने आसानी से स्वीकार कर लिया। फिर अगर मैं वरिष्ठ भाई कौशल को पैसे दे दूं, तो क्या आप हमें जाने देंगे? पुनीत ने कौशल को घूरते हुए गंभीरता से पूछा। पुनीत के शब्द सुनकर कौशल हैरान रह गया। उसने वास्तव में उम्मीद नहीं की थी कि पुनीत इतना आज्ञाकारी होगा और वास्तव में पैसे सौंप देगा। यह 10 अरब से अधिक जन्मजात आध्यात्मिक पत्थरों की एक बहुत बड़ी रकम थी। क्या पुनीत सच में इतना उदार था? अगर तुम पैसे सौंप देते हो तो तुम जा सकते हो, लेकिन इस लड़के को यहीं रहना होगा। कौशल ने श्वेत वस्त्रधारी विराट की ओर इशारा करते हुए कहा। असंभव, भाई विराट मेरे दोस्त हैं, मैं उन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ सकता। वरिष्ठ भाई कौशल, आपको सिर्फ पैसा चाहिए, है ना? मैं आपको दे दूंगा और हमारे बीच जो भी बात है उसे हम यहीं खत्म कर सकते हैं, पुनीत ने कहा। कनिष्ठ भाई पुनीत, मुझे कभी नहीं पता था कि तुम इतने वफादार और धर्मी हो। पुनीत की बात सुनकर कौशल ने उसकी ओर देखा और कहा, हालांकि मैं तुम्हारी यह मांग पूरी नहीं कर सकता। इस लड़के ने उस दिन मेरा अपमान करने की हिम्मत की थी, इसे आज मरना ही होगा। वरिष्ठ भाई कौशल, भाई विराट पूर्वज के एक प्रतिष्ठित अतिथि हैं। ऐसा करने पर क्या आपको पूर्वज के क्रोध से डर नहीं लगता? पुनीत ने उसे घूरते हुए गहरी आवाज में कहा। अगर यह संघर्ष सुलझ सकता था, तो वह इसे सुलझाने की पूरी कोशिश करना चाहता था। आखिरकार अगर संघर्ष में कौशल या विराट में से किसी को भी नुकसान हुआ, तो पुनीत इसे होते हुए नहीं देखना चाहेगा। विराट उसका दोस्त था और स्वाभाविक रूप से वह कौशल के हाथों विराट को मरते हुए नहीं देखना चाहता था। हालांकि कौशल भी श्वेत हिम संप्रदाय का एक विलक्षण योद्धा था, और अगर वह विराट के हाथों मारा जाता, तो पुनीत वह भी नहीं देखना चाहता था, क्योंकि यह अंततः श्वेत हिम संप्रदाय के लिए एक नुकसान होगा। इसके अलावा अगर विराट ने वास्तव में कौशल को मार दिया, तो यह अनिवार्य रूप से विराट के लिए अंतहीन परेशानी लेकर आएगा। श्वेत हिम संप्रदाय विराट के हाथों मारे गए ऐसे शक्तिशाली चतुर्थ विपत्ति लोक के विशेषज्ञ को आसानी से कैसे जाने दे सकता था? इसलिए पुनीत वास्तव में यह नहीं देखना चाहता था कि दोनों पक्षों के बीच अंततः एक बड़ा युद्ध छिड़ जाए। अगर दोनों के बीच का झगड़ा वास्तव में सुलझ सकता है, तो वह सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल की नीलामी में कमाए गए अपने सभी पैसे छोड़ने को तैयार होगा। वरिष्ठ भाई पुनीत, इस आदमी की चापलूसी करना बंद करो। यह सिर्फ एक प्रतिष्ठित अतिथि है जिसे तुमने श्वेत हिम महाद्वीप में आमंत्रित किया है, न कि पूर्वज का। कौशल के बगल में खड़ी जाह्नवी ने मजाक उड़ाते हुए कहा। पूर्वज को वास्तव में इसकी कोई परवाह नहीं थी। उन्होंने तो बस इसे एक सवारी दी थी। तुम दूसरों को बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना पाओगे। अगर तुम जानते हो कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, तो बेहतर होगा कि तुम खुद ही सब कुछ खत्म कर लो। इस तरह तुम्हें जल्दी मौत मिल जाएगी। अन्यथा जब वरिष्ठ भाई कौशल वास्तव में अपनी चाल चलेंगे, तो तुम अपनी इच्छा के अनुसार मर भी नहीं पाओगे। जाह्नवी की बात सुनकर पुनीत का चेहरा काला पड़ गया। मूल रूप से कौशल को डराने की उम्मीद की थी, लेकिन जाह्नवी के शब्दों ने उसकी योजना को पूरी तरह चकनाचूर कर दिया। सच है,
उसके शब्द कौशल को मूर्ख बना सकते थे, जिसने यह नहीं देखा था कि क्या हुआ था। लेकिन वे जाह्नवी को मूर्ख नहीं बना सकते थे, जो पूरे समय उनके साथ थी। पुनीत ने कभी नहीं सोचा था कि यही औरत होगी जो घातक वार करेगी। वरिष्ठ बहन जाह्नवी, हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, आपने ऐसा क्यों किया? गार्गी ने जाह्नवी की ओर देखा, उसका चेहरा निराशा और दुख से भरा था। जब उसने जाह्नवी को कौशल के बगल में देखा तो वह जान गई कि उसके लंबे समय से चले आ रहे भ्रम आखिरकार टूट गए हैं। पता चला कि वरिष्ठ बहन जाह्नवी वास्तव में वैसी ही थी जैसा कि भाई विराट और बहन नीलिमा ने वर्णन किया था। जब जाह्नवी ने ये शब्द कहे तो गार्गी ने महसूस किया कि जाह्नवी विराट और नीलिमा द्वारा वर्णित किए गए से भी अधिक दुष्ट और क्रूर थी। विराट और नीलिमा का उसके बारे में वर्णन पहले से ही काफी रूढ़िवादी था। अपने सामने पूरी तरह से अपरिचित जाह्नवी को देखकर गार्गी का दिल टूट गया। उसने सचमुच उम्मीद नहीं की थी कि सौम्य और विचारशील वरिष्ठ बहन जाह्नवी आज ऐसी हो जाएगी। जाह्नवी, वह और गगन ने बादलों वाली नाव पर सप्त खड्ग अमर भवन की अपनी यात्रा पर पूरे 1000 साल एक साथ बिताए थे। इस दौरान गार्गी के प्रति जाह्नवी का रवैया हमेशा बहुत अच्छा रहा था और दोनों बहनों की तरह थीं। लेकिन अप्रत्याशित रूप से जाह्नवी आज इस तरह सामने आएगी। कोई दुश्मनी नहीं। हम्फ, क्या तुम भूल गई कि सप्त खड्ग अमर भवन में तुमने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया था? जाह्नवी ने ठंडी सांस ली, गार्गी को घृणा से देखते हुए कहा, और तुम नीच लड़की, सबसे अधिक नीच हो। सतह पर तुम मासूम और हानिरहित होने का नाटक करती हो, लेकिन वास्तव में तुम एक बेहद साजिश रचने वाली और चालाक औरत हो। उस समय उस पंचम विपत्ति लोक विशेषज्ञ की गुफा में तुमने स्पष्ट रूप से उस विशेषज्ञ से सबसे बड़ा अवसर प्राप्त किया था, लेकिन तुमने मुझे बेवकूफ बनाने के लिए तृतीय विपत्ति दिव्य अस्त्रों के स्तर के कुछ ही खजाने निकाले। पंचम विपत्ति लोक के विशेषज्ञ की उस गुफा को हमने एक साथ खोजा था। फिर भी तुमने सोचा कि तुम सारे खजाने अपने पास रख सकती हो और मुझे दूर करने के लिए केवल कुछ मामूली कचरा दे रही हो। इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। तुम दुष्ट नीच लड़की, मैं सदियों से तुम्हारी खाल उधेड़ना चाहती हूं और अब तुम मेरे सामने पीड़ित होने का नाटक करने की हिम्मत कर रही हो। यह घृणित है। जाह्नवी की बात सुनकर गार्गी बुरी तरह कांप उठी। उसका शरीर कांप रहा था, उसकी आंखें आंसुओं से भर गई थीं। उसने कभी नहीं सोचा था कि जाह्नवी उसके बारे में ऐसा सोचेगी। मैंने नहीं किया। उस पंचम विपत्ति लोक के विशेषज्ञ की गुफा से मुझे जो खजाने मिले थे वे वास्तव में उतने ही थे। मैंने सचमुच सब कुछ निकाल दिया था। मैंने वास्तव में कोई खजाना नहीं छिपाया था, गार्गी ने कहा। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं और वह पूरी तरह से दुखी थी। उसे वास्तव में पंचम विपत्ति लोक विशेषज्ञ की गुफा से केवल उतने ही खजाने मिले थे और उसने वास्तव में वह सब कुछ निकाल दिया था जो उसे मिला था। उसने कुछ भी नहीं छिपाया था। हालांकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि जाह्नवी उसके बारे में इस तरह सोचेगी, यह विश्वास करते हुए कि उसने महत्वपूर्ण खजाने छिपाए थे। इस क्षण गार्गी को अविश्वसनीय रूप से दिल टूटा हुआ और निराश महसूस हुआ। उसने अपना सब कुछ ईमानदारी से दिया था, लेकिन उसने ऐसे परिणाम की उम्मीद नहीं की थी। हम्फ, तुम नीच लड़की, अभी भी यहां दयनीय होने का नाटक कर रही हो। अभी भी तुम सोचती हो कि मैं एक बेवकूफ हूं। एक पंचम विपत्ति लोक विशेषज्ञ की गुफा में केवल कुछ तृतीय विपत्ति दिव्य अस्त्र स्तर के खजाने हैं। तुम किसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही हो? जाह्नवी ने उपहास किया। उसका चेहरा घृणा से भरा था। जैसे ही उसने बात की, वह अपने बगल में कौशल की ओर मुड़ी, तुरंत एक आकर्षक और प्रसन्न अभिव्यक्ति में बदल गई और नखरे करते हुए बोली, वरिष्ठ भाई कौशल, इस छोटी चुड़ैल को बाद में इतनी आसानी से मत मरने देना। मुझे इसे संभालने दें, ठीक है? हम ठीक है। कौशल ने गार्गी को ऊपर से नीचे तक देखा और एक अस्पष्ट सा जवाब दिया। सच कहूं तो जिस पल उसने गार्गी को देखा, वह उसकी सुंदरता से दंग रह गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि श्वेतहिम संप्रदाय में इतनी खूबसूरत महिला भी होगी। सुंदरता के मामले में गार्गी जाह्नवी से कहीं ज्यादा खूबसूरत थी। विशेष रूप से गार्गी से एक परिष्कृत और सुरुचिपूर्ण आभा निकलती थी, पानी से निकलने वाले कमल की तरह एक शुद्ध हवा, जो दुनिया की धूल से अछूती थी, जिसकी तुलना जाह्नवी नहीं कर सकती थी। इसलिए इस क्षण कौशल गार्गी की ओर बहुत आकर्षित होने से खुद को रोक नहीं पाया। हालांकि उसने जाह्नवी के अनुरोध पर सहमति व्यक्त की, लेकिन अपने दिल में उसने उसे पकड़ने के बाद इस महिला का जी भरकर आनंद लेने की गुप्त योजना बनाई। इसे इस तरह मारना बहुत बड़ी बर्बादी है। हम इसे छिपाने के लिए कोई जगह ढूंढ सकते हैं और बाद में इसका आनंद ले सकते हैं। वह एक अद्भुत बात होगी। कौशल की प्रतिक्रिया देखकर जाह्नवी की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। वह अनगिनत पुरुषों के साथ रह चुकी थी और पुरुषों के दिमाग से बहुत अच्छी तरह परिचित थी। कौशल की अभिव्यक्ति देखकर वह जान गई कि वह गार्गी की ओर आकर्षित था। इस क्षण जाह्नवी गार्गी से और भी अधिक घृणा करने लगी। इस नीच लड़की को जल्द से जल्द मारना था, अन्यथा यह कौशल के साथ उसकी स्थिति के लिए खतरा बन सकती है। बगल में खड़ा गगन जाह्नवी की बातें सुनकर दर्द से तड़प उठा। उसने एक गहरी सांस ली और जाह्नवी को घूरते हुए कहा, तो कनिष्ठ बहन जाह्नवी, क्या तुम शुरुआत से ही गुप्त उद्देश्यों के साथ हमारे पीछे पड़ी थीं? बिल्कुल सही, जाह्नवी ने आसानी से स्वीकार कर लिया। अगर यह एक पंचम विपत्ति लोक विशेषज्ञ बनने का अवसर नहीं होता, तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे और तुम्हारे भाई का अनुसरण करने में इतना समय व्यतीत करती? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम जैसा बेकार गगन इस लायक है? जाह्नवी की बात सुनकर गगन ने एक और गहरी सांस ली। उसने जाह्नवी की ओर देखा और कुछ दर्द के साथ कहा, तो मेरे लिए तुम्हारी सभी भावनाएं शुरू से ही एक झूठ थीं। मेरे मन में तुम्हारे लिए क्या भावनाएं हैं? गगन, ऐसा मत करो। तुम बस अपनी पीठ थपथपा रहे हो। जाह्नवी ने उपहास किया। उसका चेहरा तिरस्कार से भरा था। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं, जाह्नवी, तुम्हारे जैसे कचरे को पसंद करूंगी? गगन, तुम खुद को अच्छी तरह से क्यों नहीं देखते और देखते कि तुम किस तरह के व्यक्ति हो जो मेरे ध्यान के योग्य है? वरिष्ठ भाई कौशल जैसा एक अद्वितीय प्रतिभाशाली ही मेरा सच्चा आदर्श है। मैं देख रहा हूं, मैं समझ रहा हूं। गगन ने जाह्नवी को घूरते हुए सिर हिलाया।
मैंने वास्तव में उम्मीद नहीं की थी कि तुम इतनी क्रूर होगी, लेकिन अगर तुम गार्गी को नुकसान पहुंचाना चाहती हो तो तुम्हें पहले मेरी लाश पर से गुजरना होगा। गार्गी उसके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थी और वह कभी किसी को उसे चोट पहुंचाने की अनुमति नहीं देगा। जाह्नवी ने गार्गी के खिलाफ साजिश रचने की हिम्मत की थी। अब से वह उसकी सबसे बड़ी दुश्मन थी। मूल रूप से गगन को जाह्नवी के प्रति कुछ स्नेह था। हालांकि अंततः उसने उसे छोड़ दिया था और गगन का दिल टूट गया था, लेकिन वह इसके लिए उससे नफरत नहीं करता था। लेकिन जब उसे पता चला कि जाह्नवी का शुरुआती लक्ष्य वास्तव में गार्गी थी, तो गगन की मानसिकता पूरी तरह बदल गई। अगर जाह्नवी केवल उसे ही नुकसान पहुंचाना चाहती तो गगन को ज्यादा बुरा नहीं लगता, लेकिन उसके परिवार के किसी सदस्य को निशाना बनाना उसके सिद्धांतों का खुला उल्लंघन था। हम्फ, चिंता मत करो, मैं बाद में तुम्हें अपने हाथों से मार डालूंगी। बस तुम्हारा चेहरा देखकर ही मुझे उल्टी आती है, जाह्नवी ने उपहास किया। हालांकि मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगी। मैं चाहती हूं कि तुम अपनी आंखों से उस नीच लड़की गार्गी का हजारों अशिष्ट पुरुषों द्वारा उल्लंघन होते हुए देखो, उसे मौत की भीख मांगते हुए देखो। जैसे ही उसने बात की, जाह्नवी का चेहरा आत्मसंतोष से भरा था। गगन का अत्यंत बदसूरत चेहरा देखकर उसे एक विकृत आनंद का अनुभव हुआ। हालांकि उसने चेहरा ठंडा पड़ गया था। वूश! जाह्नवी की आंखों के सामने अचानक एक सफेद रोशनी कौंधी। अगले ही पल जाह्नवी को अपनी गर्दन पर ठंडक महसूस हुई और फिर उसने कौशल के बगल में एक सिरकटा शव खड़ा देखा। जब उसे एहसास हुआ कि वह सिरकटा शव उसका अपना ही शरीर है, तो जाह्नवी अत्यंत भय से भर गई। नहीं, इस क्षण जाह्नवी ने अपने दिल में एक अत्यंत अनिच्छुक चीख निकाली। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जब वह अपने जीवन के चरम पर पहुंचेगी तो वह इतनी अवर्णनीय रूप से मारी जाएगी। हालांकि चाहे वह कितनी भी अनिच्छुक क्यों न हो, वह इस तथ्य को नहीं बदल सकती थी कि उसे मार दिया गया था। जैसे ही उसका सिर कटा, असीम अंधेरे ने उसे जल्दी से अपने आगोश में ले लिया। तुम छोटे जानवर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कौशल ने अपने बगल में जाह्नवी को मारे जाते हुए देखा और तुरंत क्रोधित हो गया। उसने वास्तव में उम्मीद नहीं की थी कि विराट इतना साहसी होगा कि उसके सामने उसकी महिला को मारने की हिम्मत करेगा। इसके अलावा विराट की चाल बहुत तेज थी। उड़ने वाली तलवार की गति इतनी तेज थी कि उसके पास प्रतिक्रिया करने का भी समय नहीं था। पूरी तरह से अचंभे में, इससे पहले कि वह हस्तक्षेप कर पाता, विराट द्वारा नियंत्रित उड़ने वाली तलवार ने जाह्नवी का सिर काट दिया। इस दृश्य ने कौशल को क्रोधित कर दिया। विराट के कार्यों ने उसके प्रति घोर उपेक्षा दिखाई, जो एक अद्वितीय उकसावा था। क्रोधित होकर कौशल आगे बढ़ा और श्वेत वस्त्रधारी विराट पर झपटा। हालांकि विराट ने अपनी चाल चलते ही इस हमले की आशंका जता दी थी। अपने हाथ की एक लहर के साथ उसके सामने प्रथम विपत्ति लोक के 19 अंधकार दानव पुतले प्रकट हुए, जिन्होंने कौशल को घेर लिया और उस पर हमला कर दिया। यह देखकर कौशल की नजर थोड़ी पैनी हो गई। उसने विराट से इतने सारे शक्तिशाली पुतले होने की उम्मीद नहीं की थी। उनकी बाधा के कारण वह थोड़ा लड़खड़ा गया। हम्फ, क्या इन तुच्छ कुत्तों को लगता है कि वे मुझे रोक सकते हैं? सपना देखते रहो, कौशल ने उपहास किया। इसके साथ ही उसने प्रथम विपत्ति लोक के अंधकार दानव पुतलों पर घूंसा मारा। एक गगनभेदी गर्जना हुई। उसके घूंसे से श्वेत वस्त्रधारी विराट द्वारा नियंत्रित प्रथम विपत्ति लोक के 19 अंधकार दानव पुतलों की सतहों पर बड़ी बड़ी दरारें आ गईं। सिर्फ इस एक मुक्के से प्रथम विपत्ति लोक के इन 19 अंधकार दानव पुतलों को भारी नुकसान पहुंचा था, जो कौशल की दुर्जेय शक्ति को प्रदर्शित करता है। यह देखकर श्वेत वस्त्रधारी विराट की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। कितनी भयंकर शक्ति है! कौशल की शक्ति उसकी उम्मीदों से कहीं अधिक थी। कौशल की तुलना में उड़न मेघ सरदार जैसा शक्तिशाली व्यक्ति भी पूरी तरह से महत्वहीन था। बिना किसी हिचकिचाहट के श्वेत वस्त्रधारी विराट के विचार बदल गए और कौशल को घेरने वाले प्रथम विपत्ति लोक के 19 अंधकार दानव वंश के पुतलों में तुरंत विस्फोट हो गया। बूम! प्रथम विपत्ति लोक के 19 अंधकार दानव वंश के पुतलों के एक साथ विस्फोट ने एक भयानक आघात तरंग उत्पन्न की। अविश्वसनीय रूप से हिंसक अवशिष्ट ऊर्जा ने तुरंत उस क्षेत्र के अंतरिक्ष को चकनाचूर कर दिया, जिससे एक विशाल स्थानिक ब्लैक होल बन गया। इस भयानक अवशिष्ट ऊर्जा के प्रभाव में यहां तक कि श्वेत वस्त्रधारी विराट के पीछे खड़े श्वेत हिम संप्रदाय के शिष्य, जिनमें पुनीत, जिग्नेश, गगन और गार्गी शामिल थे, गंभीर रूप से घायल हो गए। जबकि जिग्नेश, गगन और गार्गी जैसे प्रथम विपत्ति लोक के योद्धाओं की स्थिति कुछ बेहतर थी, अर्धचरण रूपांतरण लोक के योद्धाओं को कहीं अधिक गंभीर चोटें आईं। भाई पुनीत, तुम सबको लेकर पहले निकल जाओ। इस अवसर का लाभ उठाते हुए सफेद कपड़े पहने विराट अपने बगल में खड़े पुनीत की ओर मुड़ा और बोला, ठीक है भाई विराट, सावधान रहना। पुनीत ने यह सुनकर सिर हिलाया। वह यह भी जानता था कि वह इस नाजुक क्षण में संकोच नहीं कर सकता, क्योंकि वह यहां अकेला नहीं था। अगर वह अकेला होता तो वह रुककर विराट की मदद कर सकता था, लेकिन उसके बगल में जिग्नेश, गगन, गार्गी और श्वेत हिम संप्रदाय के अन्य शिष्यों के होते हुए वह जल्दबाजी में काम नहीं कर सकता था। कौशल के हमले की शक्ति को देखते हुए वे निश्चित रूप से ऐसी लड़ाई में हस्तक्षेप करने में सक्षम नहीं थे। यह कहने के बाद पुनीत ने तुरंत बादलों वाली नाव पर नियंत्रण किया, मुड़ा और तेजी से दूर चला गया। आगे विस्फोट के झटके धीरे धीरे कम हो गए और स्थानिक ब्लैक होल से कौशल की आकृति फिर से प्रकट हुई। इस समय कौशल कुछ अस्त व्यस्त दिख रहा था। उसके बाल बिखरे हुए थे, उसके कपड़े थोड़े गंदे थे और उसके मुंह के कोने से खून की एक बूंद छलक आई थी। श्वेत वस्त्रधारी विराट द्वारा नियंत्रित प्रथम विपत्ति लोक के 19 अंधकार दानव वंश के पुतलों के तात्कालिक आत्मविनाश के हमले ने उसे भी घायल कर दिया था। सौभाग्य से उसने पहले ही चतुर्थ विपत्ति लोक में प्रवेश कर लिया था और वह चतुर्थ विपत्ति दिव्य अस्त्र से बने एक रक्षात्मक वस्त्र द्वारा भी सुरक्षित था। अन्यथा केवल विस्फोट ने ही शायद उसकी आधी जान ले ली होती। फिर भी वह अभी भी घायल था। अपने सामने श्वेत वस्त्रधारी विराट को देखकर
कौशल का चेहरा बेहद बदसूरत होने से खुद को रोक नहीं पाया। सिर्फ पहले ही आदान प्रदान में वह वास्तव में इस चींटी से घायल हो गया था, जो उसके लिए पूरी तरह से असहनीय था। तुम्हें पता होना चाहिए कि वह एक प्रतिष्ठित चतुर्थ विपत्ति लोक का विशेषज्ञ था, जबकि उसके सामने यह चींटी केवल अर्धचरण रूपांतरण लोक में कचरे का एक टुकड़ा थी। जब उसने पुनीत को बादलों वाली नाव को नियंत्रित करते और तेजी से भागते हुए देखा, तो कौशल का चेहरा और भी उदास हो गया। ललित, उन्हें रोको, उन्हें भागने मत दो। यह चतुर्थ विपत्ति दिव्य अस्त्र नाव अस्थायी रूप से तुम्हारी है। अगर वे भाग गए तो मैं तुम्हें जिम्मेदार ठहराऊंगा। कौशल अपने पीछे खड़े ललित की ओर मुड़ा और बोला, हाँ वरिष्ठ भाई कौशल। ललित ने सहमति में सिर हिलाया। फिर उसने कौशल की चतुर्थ विपत्ति दिव्य अस्त्र नाव चलाई और पुनीत और अन्य लोगों का उस दिशा में पीछा किया जिस दिशा में वे भागे थे। यह देखकर श्वेत वस्त्रधारी विराट ने हस्तक्षेप नहीं किया। सबसे पहले उसे पुनीत और अन्य लोगों की ताकत पर भरोसा था। ललित केवल एक द्वितीय विपत्ति लोक का योद्धा था और पुनीत और अन्य लोगों को उसे संभालने में सक्षम होना चाहिए। दूसरा, कौशल जैसे शक्तिशाली दुश्मन का सामना करते हुए उसने विचलित होने की हिम्मत नहीं की। अगर वह खुद को विचलित करता और अब ललित पर हमला करता तो वह केवल मौत को बुलावा दे रहा होता। वह जाह्नवी को पहले केवल इसलिए मार पाया था क्योंकि उसने कौशल को अचंभे में डाल दिया था और कौशल की लापरवाही का फायदा उठाया था। लेकिन अब कौशल उसे घूर रहा था। अगर उसने एक छोटी सी भी गलती दिखाई तो उसे कौशल के घातक प्रहार का सामना करना पड़ सकता है। तुम छोटे जानवर, मुझे यह स्वीकार करना होगा, मैंने तुम्हें कम आंका। कौशल ने श्वेत वस्त्रधारी विराट को घूरते हुए कहा। उसका चेहरा गंभीर था। लेकिन अब तुम्हें वह मौका नहीं मिलेगा। इसके साथ ही कौशल ने अपना हाथ खोला और उसके हाथ में चतुर्थ विपत्ति दिव्य अस्त्र स्तर का एक लंबी तलवार वाला जादुई हथियार दिखाई दिया। यह देखकर श्वेत वस्त्रधारी विराट के चेहरे के भाव फिर बदल गए। बिना किसी हिचकिचाहट के एक विचार के साथ हजारों लंबी तलवार वाले जादुई हथियार अचानक उसके चारों ओर प्रकट हो गए। इन हजारों लंबी तलवारों वाले जादुई हथियारों में से 108 लंबी तलवार वाले जादुई हथियार प्रथम विपत्ति दिव्य अस्त्र स्तर के थे और 3600 लंबी तलवार वाले जादुई हथियार अर्धचरण विपत्ति दिव्य अस्त्र स्तर के थे। श्वेत वस्त्रधारी विराट की दिव्य चेतना के नियंत्रण में ये हजारों लंबी तलवार वाले जादुई हथियार तेजी से एक अकल्पनीय रूप से शक्तिशाली तलवार व्यूह में जुड़ गए। बज! इस तलवार व्यूह से एक अतुलनीय रूप से शक्तिशाली तलवार संकल्प उत्पन्न हुआ। वूश! उसके तुरंत बाद तलवार व्यूह से एक अतुलनीय रूप से तेज तलवार की रोशनी निकली जो कौशल की ओर वार कर रही थी। यह देखकर कौशल के दिल की धड़कन रुक सी गई। उसने वास्तव में इस तलवार की रोशनी से एक शक्तिशाली खतरे का एहसास किया। कौशल ने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। उसने अपनी लंबी तलवार को घुमाया और आने वाली तलवार की रोशनी का सामना किया। बूम! दो तेज तलवारों की रोशनी आपस में टकराई जिससे एक कान फोड़ू गर्जना हुई। इस भयानक शक्ति के प्रभाव में आसपास का स्थान एक बार फिर ढह गया। हम्फ! कौशल ने एक दबी हुई कराह निकाली। उसकी आकृति सैकड़ों मील पीछे हट गई। उसकी आंखों में घोर आश्चर्य का भाव दिखाई दिया। यदि उसकी पिछली चोट, जो उन प्रथम विपत्ति लोक के 19 अंधकार दानव वंश के पुतलों के आत्मविनाश का उपयोग करके विराट के गुप्त हमले के कारण हुई थी, उसकी लापरवाही के कारण थी, तो इस बार वह वास्तव में ताकत से चकित था। क्योंकि इस बार श्वेत वस्त्रधारी विराट ने किसी तरकीब का उपयोग नहीं किया था। यह शक्ति का एक शुद्ध टकराव था। फिर भी श्वेत वस्त्रधारी विराट एक ही तलवार के प्रहार से उसे सैकड़ों मील पीछे धकेलने में सक्षम था। इस आदमी की ताकत को वास्तव में कम नहीं आंका जा सकता था। वह चतुर्थ विपत्ति लोक का विशेषज्ञ था, जबकि उसका प्रतिद्वंद्वी केवल अर्धचरण रूपांतरण लोक का योद्धा था। उनके लोक में अंतर पूरी तरह से अतुलनीय था। इतनी बड़ी लोक की खाई को पार करने और लोगों के पार लड़ने में सक्षम होना कुछ ऐसा था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसके पास इतनी भयानक युद्ध शक्ति थी। यहां तक कि उनके श्वेतहिम संप्रदाय के पूर्वज विराट के साधना स्तर पर संभवतः इतनी भयानक शक्ति नहीं रख सकते थे। उनके श्वेतहिम संप्रदाय के पूर्वज की तो बात ही छोड़ दें, दक्षिणी स्वर्ग मंडल के पूरे पूर्वी नक्षत्र क्षेत्र में शायद ऐसी कोई हस्ती नहीं मिल सकती। हालांकि इस आदान प्रदान ने कौशल को श्वेत वस्त्रधारी विराट द्वारा प्रदर्शित शक्ति से पूरी तरह से चौंका दिया। वह समझ नहीं पा रहा था कि विराट की अपार शक्ति को देखते हुए कुंदन भागने में कैसे सफल हो गया। उसकी शक्ति के साथ कुंदन को मारना बच्चों का खेल होता। उसने इतने लंबे समय तक कुंदन से लड़ाई क्यों की और अंततः कुंदन को क्यों भागने दिया? क्या यह बच्चा अपनी असली ताकत छिपा रहा था और बेवकूफ बन रहा था? यह राक्षस कहां से आया? यह बस बहुत भयानक है। यह प्रतिभाशाली अभी से ही इतना भयानक है। जब वह महाविपत्ति लोक में प्रवेश करेगा तो क्या होगा? तब शायद उसे ही नुकसान उठाना पड़ेगा। इस विलक्षण को बिल्कुल भी जीवित नहीं रहने दिया जा सकता, अन्यथा वह उसके लिए एक दुःस्वप्न बन जाएगा। यह सोचते हुए विराट को मारने का कौशल का संकल्प और भी मजबूत हो गया। अभी के उस आदान प्रदान में कौशल को विराट की तलवार ने सैकड़ों मील पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन विराट भी कौशल की तलवार से दसियों हजार मील पीछे हटने पर मजबूर हो गया था। विराट के मुंह से खून का एक फव्वारा फूट पड़ा। सिर्फ एक तलवार के प्रहार से वह कौशल द्वारा गंभीर रूप से घायल हो गया था। दूरी पर कौशल को देखकर विराट की नजर थोड़ी धुंधली हो गई। एक चतुर्थ विपत्ति लोक का विशेषज्ञ वास्तव में शक्तिशाली होता है। इसके अलावा इस व्यक्ति ने चतुर्थ विपत्ति दिव्य अस्त्र स्तर का रक्षात्मक वस्त्र पहना हुआ है। उसके लिए उसे घायल करना बेहद मुश्किल होगा। अगर यह लड़ाई लंबी खिंचती है तो वह निस्संदेह हार जाएगा। अगर पुनीत और अन्य लोगों की चिंता न होती तो श्वेत वस्त्रधारी विराट ने बिना किसी हिचकिचाहट के भागने के लिए तुरंत अपने भागने वाले ताबीज का उपयोग किया होता। इस स्तर के शक्तिशाली व्यक्ति से लड़ना बहुत खतरनाक और कठिन था। दुर्भाग्य से वह इस स्थिति में भाग नहीं सकता था। अगर वह भागता तो पुनीत, जिग्नेश, गगन और गार्गी खतरे में पड़ जाते।
इसलिए लड़ाई चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, उसे लड़ना ही था। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने जल्दी से एक नवजीवन संजीवनी गोली निकाली और उसे निगल लिया। उसने एक शक्तिवर्धक ताबीज भी निकाला और उसे अपने शरीर पर थपथपाया। वह ताबीज तुरंत प्रकाश की एक धारा में बदल गया और उसके शरीर में प्रवेश कर गया। एक बूम के साथ श्वेत वस्त्रधारी विराट के शरीर से एक शक्तिशाली आभा प्रस्फुटित हुई। उस क्षण श्वेत वस्त्रधारी विराट की शक्ति कई गुना बढ़ गई। एक और विचार के साथ उसके चारों ओर तैर रही हजारों लंबी तलवारें और जादुई खजाने तुरंत तलवारों की बारिश में बदल गए और कौशल की ओर उड़ने लगे। हम सिर्फ बच्चों का खेल, तुम्हें लगता है कि तुम इसके साथ मेरा मुकाबला कर सकते हो? यह देखकर कौशल ने उपहास किया। उसने अपनी लंबी तलवार घुमाई और आने वाली तलवारों की बारिश पर वार किया। हालांकि इस बार श्वेत वस्त्रधारी विराट ने आमने सामने टकराने का विकल्प नहीं चुना। एक विचार के साथ उसने लंबी तलवार वाले जादुई हथियारों में हेरफेर किया, कौशल के हमले को चकमा दिया और अपना हमला जारी रखा। विराट की दिव्य चेतना के नियंत्रण में उड़ने वाली ये तलवारें अविश्वसनीय रूप से तेज और फुर्तीली थीं, जिससे कौशल के लिए उन्हें पूरी तरह से नष्ट करना मुश्किल हो गया। विराट ने इन हजारों लंबी तलवार वाले जादुई हथियारों में हेरफेर किया, दिव्य पंख तलवार व्यूह से बंधन व्यूह को मुक्त किया और अस्थायी रूप से स्थान को सीमित कर दिया। घनी पैक लंबी तलवार वाले जादुई हथियार कौशल के चारों ओर मंडराने लगे, जिससे तलवार की बारिश का एक पिंजरा बन गया। प्रत्येक लंबी तलवार वाला जादुई हथियार शक्तिशाली तलवार संकल्प विकीर्ण कर रहा था और ये हथियार आपस में जुड़े हुए थे, जो तलवार संकल्प का एक घना जाल बना रहे थे। उस क्षण कौशल ने महसूस किया कि उसके चारों ओर का स्थान तुरंत अविश्वसनीय रूप से स्थिर हो गया है, जैसे कि वह किसी दलदल में फंस गया हो। यह देखकर कौशल के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। इस बच्चे के तरीके वास्तव में दुर्जय थे। उसके तलवार व्यूह की पेचीदगी कुछ ऐसी थी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। कौशल ने तलवार व्यूह से मुक्त होने की सख्त कोशिश करते हुए अपनी लंबी तलवार और जादुई कलाकृति को घुमाया। हालांकि विराट द्वारा स्थापित किया गया तलवार व्यूह बहुत ही उत्तम था। वह कुछ हद तक शक्तिहीन महसूस कर रहा था। हर प्रहार का प्रभाव बहुत कम लग रहा था। जो क्षेत्र वास्तव में तलवार व्यूह का बल प्राप्त कर रहा था, वह ज्यादा नहीं था। यह देखकर कौशल को चिंता की लहर महसूस हुई। उसने बार बार दहाड़ते हुए अपनी लंबी तलवार को पागलों की तरह घुमाया। अगर वह इस तलवार व्यूह को नहीं तोड़ सका, तो वह विराट के करीब भी नहीं पहुंच सकता, तो वह इस बच्चे को कैसे मार सकता है? अगर यह बच्चा आज भाग गया, तो उसका सचमुच चेहरा ही उतर जाएगा। दूरी पर पागल कौशल को देखकर श्वेत वस्त्रधारी विराट के चेहरे पर गंभीर भाव थे। वह भी भारी दबाव में था। हालांकि उसने दिव्य पंख तलवार व्यूह का उपयोग करके कौशल को अस्थायी रूप से फंसा लिया था, लेकिन वह स्वयं लंबे समय तक टिक नहीं सका। दिव्य पंख तलवार व्यूह को बनाए रखने से उसकी दिव्य आत्मा की बहुत अधिक शक्ति का उपभोग होता था। यहां तक कि अपनी शक्तिशाली दिव्य आत्मा के साथ भी वह इसे लंबे समय तक बनाए नहीं रख सका। यह लड़ाई जल्दी खत्म होनी थी। यह जितनी लंबी खींचेगी, उसके लिए उतना ही नुकसानदेह होगा। यह सोचकर विराट का दिमाग चकरा गया और 16 पारदर्शी स्फटिक तुरंत उसके चारों ओर प्रकट हो गए। उसकी दिव्य चेतना के नियंत्रण में ये 16 पारदर्शी स्फटिक चुपचाप कौशल के पास पहुंचे। तलवार व्यूह के लंबी तलवार वाले जादुई हथियार को आवरण के रूप में उपयोग करते हुए ये 16 स्फटिक व्यूह को भेदते हुए चुपचाप कौशल के पास पहुंचे। कौशल, जो तलवार व्यूह को नष्ट करते हुए पागलों की तरह अपनी लंबी तलवार वाला जादुई हथियार चला रहा था, ने अचानक संकट की एक जबरदस्त भावना महसूस की। उसने अचानक चारों ओर देखा और 16 पारदर्शी स्फटिकों को चुपचाप अपनी ओर आते देखा। पहली नजर में ये 16 स्फटिक महाविपत्ति ईश्वरीय स्फटिकों के समान थे, लेकिन उनकी सतहों पर अविश्वसनीय रूप से जटिल ऋण खुदे हुए थे। वह जो खतरा महसूस कर रहा था, वह इन्हीं पारदर्शी स्फटिकों से निकल रहा था। जैसे ही कौशल सतर्क हुआ, अचानक एक कानफोड़ू विस्फोट हुआ। पास आ रहे 16 स्फटिक एक साथ फट गए। 16 स्फटिक एक साथ फटे, जिससे तुरंत एक भयानक दुनिया को नष्ट करने वाली ऊर्जा उत्पन्न हुई। अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली विस्फोट ने तुरंत कौशल को अपनी चपेट में ले लिया। नहीं, कौशल की आंखें खौफ से चौड़ी हो गईं और वह दहाड़ने से खुद को रोक नहीं पाया। यह विस्फोट प्रथम विपत्ति लोक के 19 अंधकार दानव वंश के पुतलों के एक साथ होने वाले विस्फोट से भी अधिक शक्तिशाली था। एक चकाचौंध सफेद रोशनी ने तुरंत पूरे आकाश को अपनी चपेट में ले लिया। कौशल को मारना। दूरी पर दृश्य को देखकर सफेद कपड़े पहने विराट थोड़ा घबराने से खुद को रोक नहीं पाया। कौशल से निपटने के लिए वह इस बार पूरी ताकत लगा चुका था। पहले उसने प्रथम विपत्ति लोक में 19 अंधकार दानव वंश के पुतलों को आत्मनष्ट किया था। अब उसने 16 महाविपत्ति वायु विस्फोटक ताबीज विस्फोट कर दिए थे। ये सभी महाविपत्ति वायु विस्फोटक ताबीज महाविपत्ति ईश्वरीय स्फटिकों का उपयोग करके तैयार किए गए थे। एक महाविपत्ति ईश्वरीय स्फटिक अगर शीर्ष स्तरीय मूल्य में परिवर्तित किया जाए, तो वह 20 करोड़ जन्मजात आध्यात्मिक पत्थरों के बराबर था। उसने अनिवार्य रूप से एक ही झटके में 3 अरब जन्मजात आध्यात्मिक पत्थरों को नष्ट कर दिया था। इतनी बड़ी रकम एक बहुत अच्छा चतुर्थ विपत्ति दिव्य अस्त्र खरीदने के लिए पर्याप्त थी। अगर वह अभी भी कौशल को नहीं मार सका, तो उसे वास्तव में एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ होगा। हालांकि जैसे जैसे दूर आकाश में विस्फोट के झटके धीरे धीरे कम हुए, विराट की अभिव्यक्ति कुछ गंभीर हो गई, क्योंकि कौशल अभी भी जीवित था। हालांकि कौशल बेहद अस्त व्यस्त दिख रहा था, लेकिन वह वास्तव में अभी भी जीवित था। विराट ने वास्तव में यह उम्मीद नहीं की थी कि 16 महाविपत्ति वायु विस्फोटक ताबीजों का एक साथ विस्फोट इतनी भयानक विस्फोटक शक्ति के साथ कौशल को नहीं मार पाएगा। यह आदमी वास्तव में अविश्वसनीय रूप से लचीला था। बिना किसी हिचकिचाहट के श्वेत वस्त्रधारी विराट ने अपना अंतिम ट्रंप कार्ड उड़न मेघ धनुष निकाला। उसने एक तीर चढ़ाया, अपनी सारी सच्ची ऊर्जा को प्रवाहित किया, धनुष को पीछे खींचा, दूरी पर कौशल पर निशाना साधा और अपनी पूरी पवन देव बाण विद्या को खोल दिया।
जैसे ही विराट ने धनुष को पीछे खींचा, उड़न मेघ धनुष एक अतुलनीय रूप से चकाचौंध करने वाली रोशनी बिखेरने लगा। पूरे धनुष से विशाल और असीम ऊर्जा प्रवाहित हुई, जो धनुष की डोरी के साथ तीर की ओर अभिसरित हुई। यह उड़न मेघ धनुष पंचम विपत्ति दिव्य अस्त्र स्तर का एक आध्यात्मिक पत्थर जादुई हथियार था। इसकी शक्ति की आपूर्ति बाहरी आध्यात्मिक पत्थरों को अवशोषित करके की जा सकती थी। इससे पहले विराट ने उड़न मेघ धनुष को बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक पत्थरों को अवशोषित करने दिया था, जिससे इसकी ऊर्जा चरम पर पहुंच गई थी। दूर कौशल स्थानिक टुकड़े से बाहर निकलने के लिए बेतहाशा संघर्ष कर रहा था। इस समय वह खून से लथपथ था और बेहद दयनीय लग रहा था। कौशल असीम क्रोध से भरा था। साधना के पथ पर अग्रसर होने के बाद से उसे कभी भी इतनी गंभीर चोटें नहीं आई थीं। इसके अलावा जिसने इतने घाव दिए थे, वह एक ऐसा योद्धा था जिसकी साधना उसकी अपनी साधना से बहुत कम थी। अगर उसने जो चतुर्थ विपत्ति दिव्य अस्त्र स्तर का रक्षाल विराट को प्रताड़ित करने की योजना बना रहा था, उसके दिल में एक बार फिर संकट की ने तुरंत पूरे आकाश को अपनी चपेट में ले लिया। कौशल को मारना। दूरी पर दृश्य को देखकर सफेद कपड़े पहने विराट थोड़ा घबराने से खुद को रोक नहीं पाया। कौशल से निपटने के लिए वह इस बार पूरी ताकत लगा चुका था। पहले उसने प्रथम विपत्ति लोक में 19 अंधकार दानव वंश के पुतलों को आत्मनष्ट किया था। अब उसने 16 महाविपत्ति वायु विस्फोटक ताबीज विस्फोट कर दिए थे। ये सभी महाविपत्ति वायु विस्फोटक ताबीज महाविपत्ति ईश्वरीय स्फटिकों का उपयोग करके तैयार किए गए थे। एक महाविपत्ति ईश्वरीय स्फटिक अगर शीर्ष स्तरीय मूल्य में परिवर्तित किया जाए तो वह 20 करोड़ जन्मजात आध्यात्मिक पत्थरों के बराबर था। उसने अनिवार्य रूप से एक ही झटके में 3 अरब जन्मजात आध्यात्मिक पत्थरों को नष्ट कर दिया था। इतनी बड़ी रकम एक बहुत अच्छा चतुर्थ विपत्ति दिव्य अस्त्र खरीदने के लिए पर्याप्त थी। अगर वह अभी भी कौशल को नहीं मार सका तो उसे वास्तव में एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ होगा। हालांकि जैसे जैसे दूर आकाश में विस्फोट के झटके धीरे धीरे कम हुए, विराट की अभिव्यक्ति कुछ गंभीर हो गई, क्योंकि कौशल अभी भी जीवित था। हालांकि कौशल बेहद अस्त व्यस्त दिख रहा था, लेकिन वह वास्तव में अभी भी जीवित था। विराट ने वास्तव में यह उम्मीद नहीं की थी कि 16 महाविपत्ति वायु विस्फोटक ताबीजों का एक साथ विस्फोट इतनी भयानक विस्फोटक शक्ति के साथ कौशल को नहीं मार पाएगा। यह आदमी वास्तव में अविश्वसनीय रूप से लचीला था। बिना किसी हिचकिचाहट के श्वेत वस्त्रधारी विराट ने अपना अंतिम ट्रंप कार्ड उड़न मेघ धनुष निकाला। उसने एक तीर चढ़ाया, अपनी सारी सच्ची ऊर्जा को प्रवाहित किया, धनुष को पीछे खींचा, दूरी पर कौशल पर निशाना साधा और अपनी पूरी पवन देव बाण विद्या को खोल दिया। जैसे ही विराट ने धनुष को पीछे खींचा, उड़न मेघ धनुष एक अतुलनीय रूप से चकाचौंध करने वाली रोशनी बिखेरने लगा। पूरे धनुष से विशाल और असीम ऊर्जा प्रवाहित हुई, जो धनुष की डोरी के साथ तीर की ओर अभिसरित हुई। यह उड़न मेघ धनुष पंचम विपत्ति दिव्य अस्त्र स्तर का एक आध्यात्मिक पत्थर जादुई हथियार था। इसकी शक्ति की आपूर्ति बाहरी आध्यात्मिक पत्थरों को अवशोषित करके की जा सकती थी। इससे पहले विराट ने उड़न मेघ धनुष को बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक पत्थरों को अवशोषित करने दिया था, जिससे इसकी ऊर्जा चरम पर पहुंच गई थी। दूर कौशल स्थानिक टुकड़े से बाहर निकलने के लिए बेतहाशा संघर्ष कर रहा था। इस समय वह खून से लथपथ था और बेहद दयनीय लग रहा था। कौशल असीम क्रोध से भरा था। साधना के पथ पर अग्रसर होने के बाद से उसे कभी भी इतनी गंभीर चोटें नहीं आई थीं। इसके अलावा जिसने इतने घाव दिए थे, वह एक ऐसा योद्धा था जिसकी साधना उसकी अपनी साधना से बहुत कम थी। अगर उसने जो चतुर्थ विपत्ति दिव्य अस्त्र स्तर का रक्षात्मक वस्त्र पहना था वह न होता तो संभवतः उस विस्फोट से उसकी तुरंत मौत हो गई होती। फिर भी उसकी चोटें अविश्वसनीय रूप से गंभीर थीं। क्रोधित होकर कौशल ने गुप्त रूप से कसम खाई कि आज वह उस दुष्ट छोटे जानवर के टुकड़े टुकड़े कर देगा। नहीं, उसके टुकड़े टुकड़े करना काफी नहीं होगा, वह उसे ऐसा कर देगा कि वह मौत की कामना करने लगे। वह बच्चा गार्गी को पसंद करता था, है ना? उस बच्चे को पकड़ने के बाद वह उसकी आंखों के सामने गार्गी को दुनिया का सबसे असहनीय अपमान सहने पर मजबूर कर देगा। केवल इसी तरह वह अपनी नफरत निकाल सकता था। जैसे ही कौशल विराट को प्रताड़ित करने की योजना बना रहा था, उसके दिल में एक बार फिर संकट की एक और भी भयानक भावना उत्पन्न हुई। कौशल का दिल कस गया। उसने ऊपर देखा और दूरी पर विराट को देखा, जो धनुष और बाण पकड़े हुए था और उसी पर निशाना साध रहा था। विराट के हाथ में धनुष और बाण एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली आभा निकाल रहे थे, जिसमें असीम शक्ति बाण की ओर अभिसरित हो रही थी। धनुष और बाण से निकलने वाली शक्तिशाली आभा को देखते हुए यह स्पष्ट रूप से एक पंचम विपत्ति दिव्य अस्त्र था, और ऐसा लग रहा था कि पंचम विपत्ति दिव्य अस्त्रों में यह एक आध्यात्मिक पत्थर की कलाकृति थी। यह देखकर कौशल पूरी तरह सदमे में आ गया। यह कैसे हो सकता है? इस बच्चे के पास वास्तव में एक पंचम विपत्ति दिव्य अस्त्र था और उस स्तर पर एक आध्यात्मिक पत्थर की कलाकृति थी। उस धनुष और बाण से विराट द्वारा निशाना बनाए जाने पर कौशल ने अपने भीतर खतरे की एक जबरदस्त भावना महसूस की। वह समझ गया था कि अगर उसे विराट के बाण से मारा गया तो उसका भाग्य बिल्कुल दयनीय होगा। यह सोचते हुए कौशल ने लड़ने की अपनी सारी इच्छा खो दी और तुरंत भागने का फैसला किया। हालांकि जैसे ही यह विचार उत्पन्न हुआ, प्रकाश की एक अतुलनीय रूप से चकाचौंध करने वाली लकीर अकल्पनीय गति से उसकी ओर आई। प्रकाश की यह लकीर इतनी तेज थी कि उस तक पहुंचने से पहले ही उसके पास प्रतिक्रिया करने का कोई समय नहीं था। प्रकाश की लकीर जैसे ही कौशल के सीने को पार कर गई, उसे एक तेज दर्द महसूस हुआ। यहां तक कि उसका चतुर्थ विपत्ति दिव्य अस्त्र रक्षात्मक वस्त्र भी इस तीर की शक्ति का सामना नहीं कर सका, जो उसे पूरी तरह से छेद गया। कौशल की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। उसने अविश्वास में अपने सीने में हुए उस बड़े छेद को देखा। उसकी आंखें अंतहीन नाराजगी से भरी थीं। नहीं नहीं, यह असंभव है। तुम पवन देव बाण विद्या को कैसे जान सकते हो? कौशल ने अपना सिर उठाया और दूरी पर खड़े श्वेत वस्त्रधारी विराट को देखा,
उसकी आंखें अविश्वास से भरी थीं। उसने कभी नहीं सोचा था कि विराट के पास न केवल पंचम विपत्ति दिव्य अस्त्र स्तर का आध्यात्मिक पत्थर वाला जादुई हथियार है, बल्कि उसने प्रसिद्ध पवन देव बाण विद्या में भी महारत हासिल कर ली है। अगर यह सिर्फ पंचम विपत्ति दिव्य अस्त्र स्तर का आध्यात्मिक पत्थर जादुई हथियार होता तो यह उसे मारने के लिए पर्याप्त नहीं होता। आखिरकार वह एक चतुर्थ विपत्ति लोक का विशेषज्ञ था और उसके पास चतुर्थ विपत्ति दिव्य अस्त्र स्तर का एक रक्षात्मक वस्त्र भी था। विराट, जो मात्र एक अर्धचरण रूपांतरण लोक का योद्धा था, यहां तक कि पंचम विपत्ति दिव्य अस्त्र स्तर के आध्यात्मिक पत्थर जादुई हथियार के साथ भी अधिकतम उसे केवल गंभीर रूप से घायल कर सकता था। उसे मारना असंभव था। लेकिन जब पंचम विपत्ति दिव्य अस्त्र स्तर के आध्यात्मिक पत्थर जादुई हथियार को अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली पवन देव बाण विद्या के साथ जोड़ा गया, तो कौशल इसका सामना करने में असमर्थ रहा। इस एक तीर ने सीधे उसकी जान ले ली। उसने वास्तव में कभी उम्मीद नहीं की थी कि चतुर्थ विपत्ति लोक में प्रवेश करने के बाद, यह सोचकर कि उसका भविष्य असीम है, वह अपनी सफलता के तुरंत बाद विराट के हाथों मर जाएगा। इस क्षण कौशल का हृदय जाह्नवी के लिए अंतहीन पश्चाताप और असीम घृणा से भर गया। अगर जाह्नवी न होती तो आज उसकी यह हालत न होती। दुर्भाग्य से अब बहुत देर हो चुकी है। अंतहीन आक्रोश से भरा कौशल आखिरकार गिर पड़ा और उसकी तुरंत मौत हो गई। कौशल को आखिरकार मरा हुआ देखकर सफेद कपड़े पहने विराट राहत की एक लंबी सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाया और उसकी तनावग्रस्त नसें आखिरकार शांत हो गईं। उसका दिमाग शांत होने के बाद सफेद कपड़े पहने विराट भी आसमान से नीचे गिर पड़ा। उसने अभी जो तीर छोड़ा था वह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था, लेकिन इसने उसकी सारी ऊर्जा और आत्मा को भी समाप्त कर दिया था। इस समय न केवल उसका सच्चा सार पूरी तरह से समाप्त हो गया था, बल्कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति भी लगभग पूरी तरह से समाप्त हो गई थी। उड़न मेघ धनुष का उपयोग करना और पवन देव बाण विद्या को उजागर करना उसका अंतिम उपाय था, एक हताश उपाय जो उसे करना पड़ा था। अगर उसे कोने में नहीं धकेला गया होता तो विराट इस घातक चाल का इस्तेमाल कभी नहीं करता, क्योंकि अगर वह अपने लक्ष्य से चूक जाता और अपने प्रतिद्वंद्वी को मारने में विफल रहता तो अगला मरने वाला वह खुद होता। इस खूनी चाल के उजागर होने के बाद वह विरोध करने में शक्तिहीन हो जाता। इसलिए इससे पहले श्वेत वस्त्रधारी विराट इस अंतिम खूनी चाल का उपयोग करने के बजाय प्रथम विपत्ति लोक के 19 अंधकार दानव वंश के पुतलों और 16 महाविपत्ति वायु विस्फोटक ताबीजों को नष्ट करना पसंद करेगा। लेकिन जब उसने देखा कि उसके पिछले सभी तरीके कौशल को मारने में विफल रहे, तो उसे इस चाल का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ा। वास्तव में विराट एक तीर से कौशल को मारने में सक्षम था, क्योंकि उसके पिछले तरीकों ने कौशल को गंभीर रूप से घायल कर दिया था, विशेष रूप से 16 महाविपत्ति वायु विस्फोटक ताबीजों के विस्फोट ने, जिसने कौशल के शरीर पर चतुर्थ विपत्ति दिव्य अस्त्र के रक्षात्मक वस्त्र को नष्ट कर दिया था। केवल तभी उसका अंतिम तीर ऐसा प्रभाव प्राप्त कर सका। अन्यथा अगर कौशल अपने चरम पर होता तो विराट उसे एक तीर से नहीं मार पाता। जैसे ही उसका शरीर गिरा, श्वेत वस्त्रधारी विराट ने जल्दी से मुट्ठी भर पुनः शक्ति गोलियां और नवजीवन संजीवनी गोलियां निकाली और अपने खोए हुए सच्चे सार और अपनी चोटों को ठीक करने के लिए उन्हें निगल लिया। अन्यथा यदि वह इतनी ऊंचाई से गिरता तो वह संभवतः कुचलकर मर जाता। बड़ी मात्रा में गोलियां निगल ली गईं, उनकी अपार औषधीय शक्ति उसके पेट से फैल गई और तेजी से सच्चे सार में बदल गई। जब उसका सच्चा सार कुछ हद तक ठीक हो गया तो श्वेत वस्त्रधारी विराट मुश्किल से अपने पतन को रोकने में कामयाब रहा। वह आसमान में मंडराता रहा, अपनी साधना तकनीक को प्रसारित करता रहा, अपने शरीर के भीतर की गोलियों को परिष्कृत करता रहा और धीरे धीरे अपने सच्चे सार को बहाल करता रहा। जब उसका सच्चा सार लगभग 30-40% तक ठीक हो गया तो श्वेत वस्त्रधारी विराट ने अपनी आंखें खोलीं और कौशल के शव की ओर उड़ गया। कौशल के शरीर तक पहुंचते हुए श्वेत वस्त्रधारी विराट ने अपना हाथ हिलाया। कौशल की लंबी तलवार, जादुई कलाकृति और फटे हुए रक्षात्मक वस्त्र के साथ साथ उसकी भंडारण कलाकृतियों को इकट्ठा किया। यह सब करने के बाद श्वेत वस्त्रधारी विराट का मन विचलित हो गया और उसके हाथ में एक अजीब सी आग की लपट दिखाई दी। हाथ की एक लहर के साथ वह अजीब आग कौशल की लाश पर जा गिरी। एक पल में कौशल की लाश भयंकर रूप से जलने लगी। हालांकि कौशल आखिरकार एक चतुर्थ विपत्ति लोक का विशेषज्ञ था। हालांकि वह मर चुका था, लेकिन उसका शरीर इतनी आसानी से नष्ट नहीं हुआ था। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने कौशल की लाश को पूरी तरह से भस्म करने से पहले थोड़ी देर के लिए इसे जलाने के लिए अपनी अजीब आग का उपयोग किया। कौशल की लाश को जलाने के बाद श्वेत वस्त्रधारी विराट ने चारों ओर देखा और एक विचार के साथ उसके चारों ओर बिखरी हजारों लंबी तलवारें और जादुई खजाने तुरंत ऊपर उड़े और उसके शरीर में विलीन हो गए। उसने जो आखिरी तीर छोड़ा था उसने उसके सच्चे सार और दिव्य आत्मा की शक्ति को लगभग पूरी तरह से समाप्त कर दिया था, जिसके कारण उसने उस दिव्य पंख तलवार व्यूह पर से भी नियंत्रण खो दिया था जिसे वह नियंत्रित कर रहा था। हजारों लंबी तलवारें और जादुई खजाने सभी जमीन पर गिर गए। युद्ध के मैदान को साफ करने के बाद श्वेत वस्त्रधारी विराट ने कौशल के खजाने को देखने की जहमत भी नहीं उठाई या इस बात की परवाह नहीं की कि पुनीत के जाने की दिशा में दौड़ने से पहले उसकी चोटें पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थीं। हालांकि उसे विश्वास था कि पुनीत और अन्य लोग ललित से निपट सकते हैं। ललित आखिरकार एक अनुभवी द्वितीय विपत्ति लोक का विशेषज्ञ था और उसे नहीं पता था कि ललित कौन से अन्य शक्तिशाली ट्रम्प कार्ड छिपा रहा होगा। सबसे अच्छा था कि जाकर जल्द से जल्द खुद देखा जाए। वरिष्ठ भाई ललित, हमारी एक दूसरे से कोई दुश्मनी नहीं है, तुम मुझे इस तरह क्यों मजबूर कर रहे हो? पुनीत ने ललित के भयंकर हमलों को रोकते हुए कहा। ललित की शक्ति बहुत ही अधिक थी, यहां तक कि उसके और जिग्नेश और गगन सहित 20 से अधिक प्रथम विपत्ति लोक के विशेषज्ञों के एक साथ मिलकर बल लगाने के बावजूद वे अभी भी ललित के लिए कोई मुकाबला नहीं थे।
ललित के आक्रमण का सामना करते हुए वे केवल बचाव कर सकते थे, जवाबी कार्रवाई करने की किसी भी शक्ति के बिना। ललित की शक्ति पुनीत की उम्मीदों से कहीं अधिक थी। ललित की शक्ति अफवाहों के सुझाव से कहीं अधिक थी। यहां तक कि कौशल और श्वेत हिम संप्रदाय के अन्य 5 मुख्य शिष्य द्वितीय विपत्ति लोक में ललित जितने मजबूत नहीं रहे होंगे। यह आदमी आमतौर पर अपनी शक्ति को बहुत अच्छी तरह छिपाता था। हर कोई उसकी शक्ति को कम आंकता था। यह अनुमान लगाया गया था कि कौशल को भी उसकी वास्तविक शक्ति का पता नहीं था। ललित की हरकतों ने पुनीत को चौंका दिया। कनिष्ठ भाई पुनीत, मुझे दोष मत दो। यह वरिष्ठ भाई कौशल का आदेश था। मैं सिर्फ आदेशों का पालन कर रहा था, ललित ने कहा। दरअसल आज पुनीत और अन्य लोगों का उसका अथक पीछा पूरी तरह से कौशल के आदेशों के कारण नहीं था। उसकी अपनी योजनाएं थीं। उसके पास जो खुफिया जानकारी थी, उसके अनुसार पुनीत और अन्य लोगों के पास जो संपत्ति थी, वह चतुर्थ विपत्ति लोक के विषधर ड्रैगन की नीलामी से प्राप्त आय से कहीं अधिक थी। इसके अलावा यहां तक कि उस ड्रैगन की नीलामी से प्राप्त आय भी बहुत अधिक थी। ड्रैगन की नीलामी से प्राप्त आय के अलावा गार्गी से प्राप्त एक पंचम विपत्ति लोक का विशेषज्ञ बनने का अवसर भी था। यह अपार संपत्ति ललित के लिए एक अविश्वसनीय रूप से आकर्षक संभावना थी। पुनीत और अन्य लोगों का उसका अथक पीछा उन पर घात लगाकर हमला करना, उनकी संपत्ति जब्त करना और कौशल को देना नहीं था, बल्कि वह यह सब अपने लिए रखना चाहता था। इतनी अपार संपत्ति का प्रलोभन उसे जोखिम उठाने पर मजबूर करने के लिए काफी था। ललित ने योजना बनाई कि पुनीत, गार्गी और अन्य लोगों को मारने के बाद वह तुरंत उनकी संपत्ति के साथ साथ कौशल की चतुर्थ विपत्ति दिव्य अस्त्र स्तर की बादलों वाली नाव ले लेगा और श्वेत हिम महाद्वीप से बहुत दूर भाग जाएगा। इतने बड़े भाग्य के साथ वह आसानी से चतुर्थ या यहां तक कि पंचम विपत्ति लोक तक साधना करने के लिए आवश्यक संसाधनों को पूरा कर सकता है। तो कौशल के साथ क्यों रहे? कौशल की उसकी सेवा पूरी तरह से उसके अपने लाभ के लिए थी। उसने एक दिन कौशल द्वारा श्वेत हिम संप्रदाय पर कब्जा करने की कल्पना की थी और फिर खुद को मजबूत करने के लिए कौशल के संसाधनों का उपयोग करने की कल्पना की थी। हालांकि कौशल के हालिया प्रदर्शन ने उसे बहुत निराश किया था। कौशल के वर्तमान व्यक्तित्व को देखते हुए वह शिखर तक पहुंचने में असमर्थ था और अनिवार्य रूप से जल्द या बाद में किसी और के हाथों गिर जाएगा। इसलिए उसे कौशल की सेवा करना क्यों जारी रखना चाहिए? इसके अलावा भले ही वह कौशल की सहायता करे और एक दिन उसे श्वेत हिम संप्रदाय का संप्रदाय प्रमुख बनने में मदद करे, कौशल जो संसाधन प्रदान कर सकता है वे आज प्राप्त की गई संपत्ति जितने महान नहीं हो सकते हैं। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ललित अपनी छिपी हुई शक्ति को उजागर करने के लिए भी तैयार था। कई वर्षों तक उसने हमेशा बहुत ही लो प्रोफाइल बनाए रखा था, कभी भी बाहरी दुनिया के सामने अपनी वास्तविक प्रतिभा और शक्ति को उजागर नहीं किया। वह बहुत अच्छी तरह जानता था कि उसके जैसा कोई व्यक्ति जिसकी कोई पृष्ठभूमि नहीं है, अगर वह बहुत अधिक प्रतिभा प्रदर्शित करता है तो अनिवार्य रूप से ईर्ष्या को आकर्षित करेगा। अगर ज्ञानेश, चंद्रिका, कौशल और अन्य लोगों को खतरा महसूस होता है तो वे गुप्त रूप से उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। श्वेत हिम संप्रदाय के इतिहास में ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई थीं, जिस कारण से उसने कौशल की सेवा की। वह आंशिक रूप से कौशल के संसाधनों का लाभ उठाकर अपनी शक्ति को मजबूत करना था, बल्कि आंशिक रूप से अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौशल की सुरक्षा पर निर्भर रहना भी था। वास्तव में ललित की मार्शल आर्ट प्रतिभा न केवल श्वेत हिम संप्रदाय के कौशल, ज्ञानेश और चंद्रिका सहित 5 मुख्य शिष्यों के बराबर थी, बल्कि उनसे भी आगे निकल गई थी। पूरे श्वेत हिम संप्रदाय में सबसे प्रतिभाशाली योद्धा 5 मुख्य शिष्यों में से कोई एक नहीं था। न ही उभरता सितारा पुनीत था, बल्कि ललित था। जब उसने प्रथम विपत्ति लोक में प्रवेश किया तो उसने आकाशीय बिजली के 7 प्रहारों का सामना किया। जब उसने द्वितीय विपत्ति लोक में प्रवेश किया तो उसने 14 प्रहारों का सामना किया, जो पुनीत से एक अधिक था। हालांकि अपनी प्रतिभा और शक्ति को छिपाने के लिए ललित ने कभी भी श्वेत हिम संप्रदाय के भीतर क्लेश नहीं झेले, बल्कि इसके बजाय एक एकांत निर्जन स्थान की तलाश की। रूपांतरण लोक में प्रवेश करते समय उसने आकाशीय बिजली के जितने प्रहारों का सामना करने का सार्वजनिक रूप से दावा किया था, वह वास्तविक संख्या से बहुत कम था। इसलिए इस पद्धति ने लगभग सभी को प्रभावी ढंग से धोखा दिया। खुद के अलावा किसी को भी उसकी शक्ति की वास्तविक सीमा का पता नहीं था। आज तक इस विशाल संपत्ति को प्राप्त करने के लिए ललित ने अंततः पीछे हटना बंद कर दिया और अपना असली रंग दिखाया। हालांकि यद्यपि ललित मजबूत था, लेकिन उसने पुनीत की शक्ति को भी कम आंका। हालांकि उसने देखा कि पुनीत ने भी द्वितीय विपत्ति लोक में प्रवेश कर लिया था, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि पुनीत की शक्ति इतनी दुर्जय थी। आमने सामने की लड़ाई में पुनीत निश्चित रूप से उसका कोई मुकाबला नहीं था, लेकिन पुनीत, जिग्नेश, गगन और प्रथम विपत्ति लोक के अन्य योद्धाओं के साथ सेना में शामिल होने पर उसे कम समय में उन्हें हराना आसान नहीं होगा। जैसे जैसे लड़ाई जारी रही, ललित को और भी अधिक चिंता होने लगी। अगर यह लड़ाई इस तरह लंबी खिंचती रही और कौशल ने विराट से निपट लिया तो उसके पास इतना बड़ा खजाना हासिल करने का इतना अच्छा अवसर नहीं रहेगा। यह सोचकर ललित ने दूरी से लड़ाई देख रही गार्गी पर ध्यान केंद्रित करते हुए लड़ना जारी रखा। पुनीत ने गार्गी को इस लड़ाई में भाग लेने की अनुमति नहीं दी थी। उसने गार्गी को कुछ दूरी पर रखा, दिखावे के लिए, ताकि वह अर्धचरण पारलौकिक लोक के योद्धाओं की देखभाल कर सके, लेकिन वास्तव में वह लड़ाई के दौरान उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित था। अगर गार्गी घायल हो जाती या ललित द्वारा मार दी जाती तो स्थिति गंभीर हो जाती। उनमें से कोई भी मर सकता था, लेकिन गार्गी नहीं मर सकती थी, क्योंकि गार्गी विराट और श्वेत हिम संप्रदाय के बीच की सबसे मजबूत कड़ी थी। अगर उसे कुछ हो जाता तो विराट और श्वेत हिम संप्रदाय के बीच का रिश्ता न केवल टूट सकता था, बल्कि श्वेत हिम संप्रदाय को विराट का दुश्मन भी बना सकता था, उन्हें विरोधी पक्षों में खड़ा कर सकता था। अगर ऐसा कुछ हुआ तो यह श्वेत हिम संप्रदाय के लिए एक विनाशकारी आपदा होगी।
लड़ाई के दौरान पुनीत ने अचानक दूरी पर गार्गी पर ललित की नजर पड़ते देखा और उसके मन में एक अपशकुन की भावना छा गई। जैसे ही वह हर कीमत पर ललित के अगले कदम को रोकने वाला था, उसने देखा कि ललित ने अचानक एक शक्तिशाली आभा छोड़ी। इस क्षण ललित ने वास्तव में एक गुप्त तकनीक का उपयोग किया जिसने उसकी जीवन क्षमता को जला दिया, जिससे उसकी शक्ति कई गुना बढ़ गई। गुप्त तकनीक का उपयोग करने के बाद ललित ने तुरंत प्रथम विपत्ति लोक के एक योद्धा पर अपनी तलवार से वार किया। इस पूर्ण बल वाले तलवार के प्रहार के तहत प्रथम विपत्ति लोक का योद्धा विरोध करने में असमर्थ रहा और ललित द्वारा दो हिस्सों में कट गया। फिर ललित ने इस अंतराल के माध्यम से घेरे को तोड़ा और गार्गी की ओर लपका। कनिष्ठ बहन गार्गी, सावधान! इस दृश्य को देखकर पुनीत चिल्लाने से खुद को नहीं रोक सका। इस क्षण उसका दिल डूब गया। ओह नहीं, चीजें अंततः उस दिशा में विकसित हो गई थीं जो वह कम से कम देखना चाहता था। गार्गी ने पुनीत की पुकार सुनी और ललित को अपनी ओर आते देखा। इस क्षण उसका दिमाग खाली हो गया। उसने अभी अभी देखा था कि ललित कितना शक्तिशाली है। अपनी शक्ति के साथ वह ललित के शक्तिशाली हमले का सामना करने में पूरी तरह से असमर्थ थी। ललित को अपनी ओर आते देख गार्गी ने सहज रूप से अपना हाथ हिलाया और अपनी हथेली में रखे श्वेत वस्त्रधारी विराट द्वारा दिए गए द्वितीय स्तर नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज को ललित की ओर फेंक दिया। यह द्वितीय स्तर नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज, जिसने आकाशीय बिजली के 13वें प्रहार को अवशोषित किया था, श्वेत वस्त्रधारी विराट का एक उपहार था और गार्गी स्वाभाविक रूप से इसे बहुत महत्व देती थी। इसलिए इस अत्यंत नाजुक क्षण में उसका पहला विचार श्वेत वस्त्रधारी विराट द्वारा दिए गए जीवन रक्षक ट्रम्प कार्ड के बारे में था। ललित गार्गी के खिलाफ सतर्क नहीं था। उसने इस लड़की को, जिसने अभी हाल ही में प्रथम विपत्ति लोक में प्रवेश किया था, बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। पहुंचा और घबराहट में पूछा। उन सबके लिए गार्गी की सुरक्षा से बढ़कर कुछ नहीं था। इसलिए ललित को मारने के बाद पुनीत का पहला विचार गार्गी की स्थिति के बारे में पूछना ही था। वरिष्ठ भाई पुनीत, मैं बिल्कुल ठीक हूं। गार्गी ने अपना सिर हिलाया। अभी भी वह पूरी तरह से उस सदमे से बाहर नहीं आ पाई थी जो Bro, where are you? पूरा दृश्य इतनी तेजी से घटित हुआ था कि पलक झपकने का भी समय नहीं मिला। उसकी सभी प्रतिक्रियाएं बस एक अंतर्ज्ञान की तरह थीं। इसलिए जब उसने ललित को उस द्वितीय स्तर नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज के धमाके से दूर उड़ते हुए देखा जो उसने खुद फेंका था, तो गार्गी भी थोड़ी स्तब्ध रह गई थी। यह अच्छा है कि तुम सुरक्षित हो। पुनीत ने गार्गी को ध्यान से देखा और यह देखकर कि वह वास्तव में सुरक्षित है, उसने आखिरकार राहत महसूस की। सौभाग्य से हमारे पास भाई विराट का दिया हुआ वह अचूक अस्त्र था, अन्यथा हम सच में नहीं जानते थे कि क्या करना है, पुनीत ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर गार्गी ललित के हाथों में पड़ जाती तो वे सभी कुछ भी करने से हिचकिचाते और उन्हें बंधक बना लिया जाता। उस स्थिति में वे सच में नहीं जानते थे कि उनका क्या हश्र होता। मुझे चिंता हो रही है कि भाई विराट अब कैसे होंगे। पुनीत की बातें सुनकर गार्गी तुरंत चिंतित हो उठी। उसने उस दिशा में देखा जहां से वे आए थे और घबराहट भरे स्वर में बोली, चिंता मत करो गार्गी, भाई विराट की क्षमताओं को देखते हुए वह बिल्कुल ठीक होंगे। पुनीत ने उसे सांत्वना दी। हालांकि अपने शब्दों के बावजूद वह खुद भी अनिश्चित था। यद्यपि विराट शक्तिशाली था, फिर भी वह केवल अर्ध महाविपत्ति लोक का योद्धा था, जबकि उसका प्रतिद्वंद्वी चतुर्थ विपत्ति लोक का एक खूंखार विशेषज्ञ था। इसके अलावा इस विशेषज्ञ ने 20 आकाशीय बिजलियों का सामना किया था और उसके पास कई चतुर्थ विपत्ति दिव्य अस्त्र थे। ऐसे दुश्मन के सामने एक साधारण अर्ध महाविपत्ति लोक के योद्धा की तो बात ही छोड़िए, औसत शक्ति वाले पंचम विपत्ति लोक के विशेषज्ञ को भी अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता। लेकिन इस समय खुद को सांत्वना देने के अलावा वह कुछ और नहीं कर सकता था। उस स्तर के युद्ध में शामिल होना उनके जैसे योद्धाओं की पहुंच से बहुत दूर था। उनका वहां जाना व्यर्थ होता और केवल उनकी अपनी मौत का कारण बनता। तभी दूर से सफेद वस्त्रों में एक आकृति तेजी से उनकी ओर उड़ती हुई दिखाई दी। पलक झपकते ही वह आकृति उनके सामने आ खड़ी हुई। भाई विराट! सफेद वस्त्रों में उस आकृति को देखकर गार्गी खुशी से झूम उठी। अपने आसपास के सभी लोगों को भूलकर वह विराट की ओर दौड़ी और खुद को उसकी बाहों में सौंपते हुए उसे कसकर गले लगा लिया और जोर जोर से रोने लगी। जैसे ही उसने उसे गले लगाया, उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। वह बहुत डरी हुई थी और विराट को सही सलामत देखकर उसके दिल में ऐसी खुशी छा गई जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता था और वह खुशी के आंसू रोने लगी। अचानक पहुंचे विराट को जब यह कोमल और सुगंधित आलिंगन मिला तो उसका शरीर एक पल के लिए सुन्न पड़ गया। अपनी बाहों में रोती हुई उस लड़की को देखकर वह उसे खुद से दूर करने की हिम्मत नहीं जुटा सका। मजबूरन विराट ने उसे अपनी बाहों में लिपटे रहने दिया। पुनीत, जिग्नेश, गगन और अन्य लोग इस दृश्य को देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उन्हें याद था कि जिग्नेश ने पहले भी ऐसी ही परिस्थितियों में कितना भारी नुकसान उठाया था। इसलिए भले ही वे उन दोनों को चिढ़ाना चाहते थे, फिर भी उन्होंने एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं की। वे केवल दूसरी ओर मुड़ गए, यह नाटक करते हुए कि उन्होंने कुछ देखा ही नहीं है। काफी देर बाद गार्गी को आखिरकार याद आया कि पुनीत और उसका भाई गगन अभी भी आसपास ही हैं। शर्म से लाल होते हुए वह सफेद वस्त्रधारी विराट की बाहों से अलग हुई। भाई विराट, क्या आप ठीक हैं? अपनी शर्मिंदगी के बावजूद गार्गी ने सफेद वस्त्रधारी विराट से पूछा। मैं ठीक हूं। क्या तुम्हारी तरफ सब ठीक है? सफेद वस्त्रधारी विराट ने पूछा। मैं तो ठीक हूं, लेकिन ललित ने हमारे कई साथी शिष्यों को मार डाला, गार्गी ने उदासी भरे स्वर में कहा। क्या? ललित ने किसी और को भी मार दिया? गार्गी की बात सुनकर सफेद वस्त्रधारी विराट ने आश्चर्य से पूछा। क्या हुआ था? वे लोग इतनी बड़ी संख्या में थे और पुनीत ने भी द्वितीय विपत्ति लोक में प्रवेश कर लिया था। फिर ललित ने उनमें से कई लोगों को कैसे मार दिया? यह बताते हुए शर्मिंदगी हो रही है। पहला कारण यह कि ललित की शक्ति बहुत अधिक थी। हम में से किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि वह इतना शक्तिशाली होगा। और दूसरा कारण यह कि मेरी ताकत सबको बचाने के लिए बहुत कम थी।
यदि भाई विराट ने गार्गी के लिए वह द्वितीय स्तर नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज नहीं छोड़ा होता तो परिणाम अकल्पनीय होते। सफेद वस्त्रधारी विराट का प्रश्न सुनकर पुनीत आगे आया और शर्मिंदगी से भरे चेहरे के साथ बोला। फिर उसने सफेद वस्त्रधारी विराट को विस्तार से पूरी कहानी सुनाई। पुनीत की बात सुनने के बाद विराट ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ललित इतना शातिर निकलेगा। यह अफसोस की बात है कि उसने सही रास्ता नहीं चुना, अन्यथा वह एक शानदार योद्धा बन सकता था। इस घटना ने विराट के मन में एक गहरा डर पैदा कर दिया था। ऐसा लगता है कि कोई भी दुनिया के नायकों को कम नहीं आंक सकता। यह दुनिया बहुत विशाल है और यहाँ कई सक्षम लोग मौजूद हैं। सौभाग्य से उसने गार्गी के लिए एक द्वितीय स्तर नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज छोड़ा था जिसने 13वीं आकाशीय बिजली को अवशोषित किया था, अन्यथा परिणाम अकल्पनीय होते। वैसे भाई विराट, आपकी तरफ क्या स्थिति है? वरिष्ठ भाई कौशल कहाँ है? पुनीत ने सफेद वस्त्रधारी विराट की ओर देखते हुए पूछा। उसे उम्मीद नहीं थी कि सफेद वस्त्रधारी विराट इतनी जल्दी आ जाएगा। जब वे ललित से निपट रहे थे, ठीक उसी समय सफेद वस्त्रधारी विराट वहां पहुंच गया। कौशल मारा गया? सफेद वस्त्रधारी विराट ने शांत स्वर में कहा। क्या? वरिष्ठ भाई कौशल मारा गया? यह सुनकर केवल पुनीत ही नहीं बल्कि जिग्नेश, गगन और अन्य सभी लोग भी बुरी तरह से स्तब्ध रह गए। जब उन्होंने सफेद वस्त्रधारी विराट को आते हुए देखा तो उन्होंने मान लिया था कि उसने कौशल से छुटकारा पाने का कोई रास्ता खोज लिया होगा, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि कौशल मारा जाएगा। वह कैसे मरा? पुनीत ने अविश्वास के साथ पूछा। मैंने उसे मार डाला। सफेद वस्त्रधारी विराट ने कुछ भी नहीं छिपाया और सच बता दिया। यह सुनकर सभी एक बार फिर सन्न रह गए और खामोशी छा गई। भाई विराट, वरिष्ठ भाई कौशल, क्या सच में आपने उसे मार दिया? काफी देर बाद जिग्नेश को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था और उसने सफेद वस्त्रधारी विराट की ओर देखते हुए फिर से पूछा। हाँ, मैंने ही उसे मारा है। सफेद वस्त्रधारी विराट ने सिर हिलाया और कहा, अब से हमें उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हम श्वेत हिम संप्रदाय की ओर थोड़ी धीमी गति से लौट सकते हैं। कोई बात नहीं। विराट की बातें सुनकर आखिरकार सबको यकीन हो गया कि कौशल सचमुच मारा जा चुका है। आखिरकार विराट इतने महत्वपूर्ण मामले में मजाक नहीं करेगा। अगर कौशल नहीं मरा होता तो विराट इस वक्त इतना शांत नहीं होता। उसने उन्हें भागते रहने के लिए कहा होता। हालांकि एक पल के लिए सभी को इस बात को स्वीकार करना मुश्किल लग रहा था। कौशल जैसा शक्तिशाली विशेषज्ञ मारा गया था, वह भी महज एक अर्ध महाविपत्ति लोक के योद्धा के हाथों। इस घटना के बाद विराट के प्रति सभी का सम्मान और विस्मय और भी गहरा हो गया। उन्हें एहसास हुआ कि जितना अधिक वे उसके साथ समय बिताते हैं, वह उतना ही रहस्यमयी होता जाता है। ठीक उसी समय जब उन्हें लगता कि उन्होंने उसकी असली ताकत को समझ लिया है, उन्हें अचानक पता चलता कि जो वे जानते थे वह केवल सतह मात्र थी। कोई भी यह नहीं समझ सकता था कि उसकी छिपी हुई क्षमताएं कितनी गहरी हैं। वे कभी कभी यह भी सोचते थे कि क्या विराट वास्तव में केवल एक अर्ध महाविपत्ति लोक का योद्धा है या यह केवल एक दिखावा है, क्योंकि एक अर्ध महाविपत्ति लोक के योद्धा के लिए इतनी दुर्जय शक्ति का होना बस अविश्वसनीय था। हालांकि कोई नहीं जानता था कि सफेद वस्त्रधारी विराट ने कौशल को कैसे मारा। सभी ने समझदारी दिखाते हुए कुछ भी पूछने से परहेज किया। ऐसा इसलिए था क्योंकि इसमें विराट का कोई बड़ा रहस्य छिपा हो सकता था। इस तरह के रहस्य की जांच करना विराट की सीमाओं को लांघना हो सकता था, और अगर उन्होंने वास्तव में विराट की सीमाओं का उल्लंघन किया तो कोई नहीं जानता था कि इसके परिणाम क्या होंगे। भाई विराट, आपको यह चतुर्थ विपत्ति दिव्य अस्त्र पवन नौका रखनी चाहिए। युद्ध के मैदान की सफाई करते समय पुनीत ने सफेद वस्त्रधारी विराट से कहा। कोई आवश्यकता नहीं। विराट ने अपना हाथ हिलाया। चूंकि तुमने ललित को मारा है, इसलिए यह चतुर्थ विपत्ति दिव्य पवन नौका स्वाभाविक रूप से तुम्हारी है। यद्यपि वह लालची था, लेकिन वह जानता था कि एक सज्जन व्यक्ति उचित साधनों के माध्यम से ही धन प्राप्त करता है। पुनीत, जिग्नेश, गगन और गार्गी उसके दोस्त थे, दुश्मन नहीं, और विराट लूट के बंटवारे में उनका फायदा उठाने को तैयार नहीं था। उसने कौशल को मारकर पहले ही पर्याप्त लूट प्राप्त कर ली थी। सफेद वस्त्रधारी विराट की बातें सुनकर पुनीत ने एक पल के लिए सोचा और आखिरकार बोला, भाई विराट, ऐसा कैसा रहेगा? यह चतुर्थ विपत्ति दिव्य पवन नौका आपकी ही रहेगी, लेकिन आप हमें इसके बदले कुछ ताबीज और गोलियां मुआवजे के रूप में दे सकते हैं। उसने सफेद वस्त्रधारी विराट के साथ काफी समय बिताया था और उसके चरित्र को काफी अच्छी तरह समझता था। अगर वह सफेद वस्त्रधारी विराट को चतुर्थ विपत्ति दिव्य पवन नौका देने पर अड़ा रहता तो वह इनकार कर देता। हालांकि यदि वे इस तरह से इसका आदान प्रदान करते तो विराट शायद इसे स्वीकार कर लेता। इस तरह चतुर्थ विपत्ति दिव्य पवन नौका सफेद वस्त्रधारी विराट की हो जाएगी और उन्हें उसकी अमूल्य गोलियां और ताबीज मिल जाएंगे। इतनी सारी घटनाओं के बाद पुनीत को गहराई से एहसास हो गया था कि विराट के पास जो गोलियां और ताबीज थे वे कितने कीमती थे। ये चीजें वास्तव में महत्वपूर्ण क्षणों में जीवन रक्षक हो सकती थीं। पुनीत की बात सुनकर सफेद वस्त्रधारी विराट की आंखों में चमक आ गई और उसने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, बहुत अच्छा। फिर विराट ने भारी मात्रा में पुनः शक्ति गोलियां, नव जीवन संजीवनी गोलियां और कुछ प्रथम स्तर नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज निकाले और उन्हें सभी को सौंप दिए। विराट ने इन प्रथम स्तर नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीजों को उन्हें 10 करोड़ जन्मजात आध्यात्मिक पत्थरों की रियायती कीमत पर बेचा। इस लेन देन के बाद दोनों पक्ष खुश थे। सफेद वस्त्रधारी विराट को चतुर्थ विपत्ति दिव्य अस्त्र स्तर की एक पवन नौका मिल गई, जबकि पुनीत, जिग्नेश और अन्य लोगों को वे चमत्कारी गोलियां और ताबीज मिल गए जिनकी उन्हें इच्छा थी। इसके बाद पुनीत ने ललित के शरीर से मिले खजाने को सभी के साथ साझा किया। हालांकि अंततः उसने ललित को मारा था, लेकिन उससे पहले उन सभी ने मिलकर उसके हमलों का विरोध किया था, इसलिए पुनीत सारा श्रेय खुद नहीं लेना चाहता था।
यह सब करने के बाद सभी लोग तृतीय विपत्ति दिव्य अस्त्र स्तर की पवन नौका पर सवार होकर श्वेत हिम संप्रदाय की ओर बढ़ने लगे। जहां तक चतुर्थ विपत्ति दिव्य अस्त्र स्तर की पवन नौका की बात है, सफेद वस्त्रधारी विराट ने उसे अपने पास रख लिया। इस क्षमता की पवन नौका का यूं ही दिखावा न करना ही सबसे अच्छा था। आखिरकार इस तरह के खजाने श्वेत हिम संप्रदाय के लिए भी बहुत आकर्षण रखते हैं। सफेद वस्त्रों में सजे विराट पवन नौका के डेक पर पालथी मारकर बैठ गए और उन्होंने कौशल से प्राप्त खजाने की सूची बनाना शुरू कर दिया। कौशल के पास मौजूद सबसे महत्वपूर्ण खजाने ये 3 चतुर्थ विपत्ति दिव्य अस्त्र थे, एक लंबी तलवार, एक रक्षात्मक वस्त्र और स्वयं पवन नौका। इसके अलावा उसके स्थानिक जादुई खजाने में 30 से अधिक महाविपत्ति ईश्वरीय स्फटिक, 50 अरब से अधिक जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर और विभिन्न दुर्लभ और कीमती सामग्रियां शामिल थीं। कौशल को मारने से मिली लूट ने एक बार फिर विराट को धनवान बना दिया था। कौशल की संपत्ति वास्तव में पर्याप्त थी, जो संभवतः कई अनुभवी चतुर्थ विपत्ति विशेषज्ञों की संपत्ति से कहीं अधिक थी और लगभग एक विशिष्ट पंचम विपत्ति विशेषज्ञ के बराबर थी। श्वेत हिम संप्रदाय परिषद कक्ष में श्वेत हिम संप्रदाय के उच्च पदस्थ सदस्यों का एक समूह एक साथ इकट्ठा हुआ था। मुख्य कक्ष का वातावरण बेहद तनावपूर्ण था। कौशल की जीवन पट्टिका अभी अभी टूट गई है। आप सभी को इस बारे में पता है ना? कक्ष के केंद्र में बैठे सफेद वस्त्रों में एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने सभी की ओर देखा और भारी आवाज में कहा। सफेद वस्त्रों में यह अधेड़ उम्र का व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि श्वेत हिम संप्रदाय का संप्रदाय प्रमुख चंद्रकांत था। संप्रदाय में वह पूर्वज श्वेत हिम के बाद दूसरे स्थान पर था और पूरे श्वेत हिम महाद्वीप में दूसरा सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था। मुझे अभी अभी खबर मिली है, चंद्रकांत की बाईं ओर बैठी एक खूबसूरत अधेड़ महिला ने सिर हिलाया और कहा, लेकिन हमारे श्वेत हिम संप्रदाय के 5 मुख्य शिष्यों में से एक को मारने का दुस्साहस किसने किया है? क्या उसका दिमाग खराब हो गया है? यह खूबसूरत अधेड़ महिला श्वेत हिम संप्रदाय की दूसरी एल्डर मीनाक्षी थी, जो चतुर्थ विपत्ति लोक की विशेषज्ञ भी थी। जब उसने यह खबर सुनी तो वह भी पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। कौशल ने कुछ समय पहले ही चतुर्थ विपत्ति लोक में प्रवेश किया था, जिससे पूरे श्वेत हिम संप्रदाय में हलचल मच गई थी और अब कुछ ही समय बाद कौशल मारा गया था। यह समझना महत्वपूर्ण है कि कौशल एक चतुर्थ विपत्ति लोक का विशेषज्ञ था, जिसने 20 आकाशीय बिजलियों का सामना किया था। पूरे श्वेत हिम संप्रदाय के भीतर केवल पूर्वज श्वेत हिम और संप्रदाय प्रमुख चंद्रकांत ने ही इससे भी अधिक का सामना किया था। ऐसे विशेषज्ञों की ताकत अपार होती है। यद्यपि कौशल ने अभी हाल ही में चतुर्थ विपत्ति लोक में प्रवेश किया था और उसकी साधना अभी पूरी तरह से स्थिर नहीं थी, उसकी ताकत की तुलना उन अनुभवी चतुर्थ विपत्ति लोक के विशेषज्ञों से नहीं की जा सकती थी। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह थी कि कौशल के पास एक चतुर्थ विपत्ति दिव्य अस्त्र स्तर की लंबी तलवार और एक चतुर्थ विपत्ति दिव्य अस्त्र स्तर का रक्षात्मक वस्त्र था। कई लोगों ने कौशल की विपत्ति को देखा था, किसके पास उसे मारने की इतनी शक्ति थी। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह पता लगाना है कि कौशल को किसने मारा है। चंद्रकांत ने कक्ष में मौजूद भीड़ पर नजर डाली और भारी आवाज में कहा, यह मामला बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौशल की हत्या न केवल श्वेत हिम संप्रदाय के खिलाफ एक जबरदस्त उकसावे का प्रतीक है, बल्कि इसका अर्थ यह भी है कि विरोधी दल के पास अपार शक्ति है। श्वेत हिम संप्रदाय में ऐसे शक्तिशाली दुश्मन का अचानक प्रकट होना एक बहुत ही गंभीर मामला है। यदि इस मामले की पूरी तरह से जांच नहीं की गई तो श्वेत हिम संप्रदाय शायद फिर कभी चैन की नींद नहीं सो पाएगा। क्या ऐसा हो सकता है कि ज्ञानेश ने हाल ही में पंचरंग संप्रदाय के युवा प्रमुख लवेश को मार डाला था, जिससे हमारे श्वेत हिम संप्रदाय के खिलाफ पंचरंग संप्रदाय ने जवाबी कार्रवाई की, जिसके कारण कौशल की मृत्यु हो गई? इस समय एक लंबे दुबले पतले बूढ़े व्यक्ति ने बोलने से पहले हिचकिचाहट दिखाई। ये बूढ़ा व्यक्ति श्वेत हिम संप्रदाय का 5वां एल्डर उदय था, जो एक चतुर्थ विपत्ति लोक का विशेषज्ञ भी था। श्वेत हिम संप्रदाय की एल्डर परिषद में 9 महाबुजुर्ग हैं, जो सभी चतुर्थ विपत्ति लोक के विशेषज्ञ हैं। जहां तक साधारण एल्डर्स की बात है, वे 50 से अधिक हैं, जो सभी तृतीय विपत्ति लोक के विशेषज्ञ हैं। केवल एल्डर परिषद के इन 9 महाबुजुर्गों को ही श्वेत हिम संप्रदाय के प्रमुख मामलों पर निर्णय लेने का अधिकार है। साधारण एल्डर्स को आमतौर पर ऐसे मामलों में केवल भाग लेने का अधिकार होता है, निर्णय लेने का नहीं। उदय, क्या तुम्हारे पास दिमाग है भी? पंचरंग संप्रदाय की क्या हैसियत है? उनके साथ कौन भला कौशल को मार सकता है? 5वें एल्डर के शब्द सुनकर चंद्रकांत के बाईं ओर बैठे एक ठंडे और कठोर चेहरे वाले बुजुर्ग ने उदय की ओर देखा और रूखेपन से कहा, कौशल की ताकत को देखते हुए लक्ष्मणराज जैसे पंचरंग संप्रदाय के नेता को तो छोड़ ही दो, खुद तुम उदय, इस बात में संदेह है कि तुम कौशल का मुकाबला कर भी सकते हो या नहीं? यह ठंडे और कठोर चेहरे वाले बुजुर्ग ज्ञानेश के पिता ज्ञानेंद्र थे, जो श्वेत हिम संप्रदाय के महाबुजुर्ग थे। ज्ञानेंद्र श्वेत हिम संप्रदाय में एक उच्च पद और महान शक्ति रखते थे। शक्ति और रुतबे दोनों के मामले में वे पूर्वज श्वेत हिम और श्वेत हिम संप्रदाय प्रमुख चंद्रकांत के बाद दूसरे स्थान पर थे। चूंकि पूर्वज श्वेत हिम आमतौर पर मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते थे, इसलिए उन्हें श्वेत हिम संप्रदाय में दूसरी सबसे शक्तिशाली हस्ती माना जाता था। श्वेत हिम संप्रदाय में उनकी शक्ति और प्रभाव लगभग श्वेत हिम संप्रदाय प्रमुख चंद्रकांत के बराबर था। तो फिर आप ही बताइए, कौशल को किसने मारा? यह सुनकर उदय ने गुस्से में फुफकारते हुए कहा। ज्ञानेंद्र के शब्द स्पष्ट रूप से उसके लिए एक अपमान थे, उसकी ताकत की अवहेलना थे। हालांकि वह ज्ञानेंद्र के शब्दों का खंडन नहीं कर सका। उसे वास्तव में यह विश्वास नहीं था कि वह कौशल को हरा सकता है। जब उसने चतुर्थ विपत्ति लोक में प्रवेश किया था तो उसने केवल 16 आकाशीय बिजलियों को पार किया था। ऐसी उपलब्धि, जिसे पूरे श्वेत हिम महाद्वीप में उत्कृष्ट माना जाता था, कौशल के चतुर्थ विपत्ति लोक में प्रवेश से बहुत अलग थी, जिसने 20 आकाशीय बिजलियों को पार किया था।
यद्यपि कौशल ने अभी हाल ही में चतुर्थ विपत्ति लोक में प्रवेश किया था, फिर भी वह संभावित रूप से उसे ताकत में पछाड़ सकता था। सबसे संभावित स्पष्टीकरण यह है कि यह उस व्यक्ति द्वारा किया गया है जिसने हाल ही में उड़न मेघ डाकुओं का सफाया किया था। ज्ञानेंद्र ने उदासीनता से कहा, मेरे विचार में जिस व्यक्ति ने कौशल को मारा है वह वही व्यक्ति है जिसने उड़न मेघ डाकुओं का खात्मा किया था। तो पहले एल्डर के अनुसार वह व्यक्ति आखिर है कौन? दूसरी एल्डर मीनाक्षी ज्ञानेंद्र के शब्द सुनकर पूछे बिना नहीं रह सकी। यह व्यक्ति विराट है, जो बाहरी अंतरिक्ष से आया है और 1 साल पहले पुनीत और अन्य लोगों के साथ हमारे श्वेत हिम संप्रदाय में आया था। ज्ञानेंद्र ने एक एक शब्द स्पष्ट रूप से बोलते हुए कहा। ज्ञानेंद्र के शब्द सुनकर कक्ष में मौजूद सभी लोग बहुत आश्चर्यचकित हुए। सभी ज्ञानेंद्र के शब्दों से स्तब्ध थे। असंभव, बिल्कुल असंभव। सबसे पहले प्रतिक्रिया 5वें एल्डर उदय ने दी, जिन्होंने दृढ़ता से कहा, वह लड़का केवल एक अर्ध महाविपत्ति लोक का मामूली योद्धा है। वह भला कौशल जैसे चतुर्थ विपत्ति लोक के विशेषज्ञ को कैसे मार सकता है? पहले एल्डर, यह कैसा मजाक है? पहले एल्डर, भले ही आप मजाक कर रहे हो, फिर भी आपको थोड़ा यथार्थवादी होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि हम सब मूर्ख हैं? इस समय दूसरी एल्डर मीनाक्षी ने भी त्योरियां चढ़ाईं और कुछ गुस्से में बोली, कौशल जैसे चतुर्थ विपत्ति लोक के विशेषज्ञ को मारने वाला एकमात्र अर्ध महाविपत्ति लोक का योद्धा, क्या आपका यह बयान इससे अधिक बेतुका हो सकता है? हाँ, यह कहने के बजाय कि विराट कौशल को मार सकता है, यह कहना अधिक तर्क संगत है कि सूरज पश्चिम से निकला था। अपने इतने सालों के जीवन में मैंने पहली बार ऐसा बेतुका बयान सुना है। यह वास्तव में कल्पनीय सबसे हास्यास्पद बात है। पहला एल्डर काफी मजाकिया है। शायद पहले एल्डर ने देखा कि माहौल बहुत भारी था, इसलिए उन्होंने इस मजाक का इस्तेमाल सभी का मूड हल्का करने के लिए किया। जब ज्ञानेंद्र ने यह शब्द कहे तो पूरे कक्ष में लगभग किसी ने भी उन पर विश्वास नहीं किया। यहां तक कि जो एल्डर ज्ञानेंद्र के पक्ष में थे, उन्हें भी लगा कि उनके शब्द बेतुके और एक मजाक थे। पूरे कक्ष में केवल एक ही व्यक्ति था जिसे ज्ञानेंद्र पर विश्वास था, चंद्रिका, जो 5 मुख्य शिष्यों में से एक थी। जब उसने ज्ञानेंद्र को यह कहते सुना तो चंद्रिका भी हैरान रह गई। बेशक उसे इस बात पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि कौशल को विराट ने मारा था। जब उसे कौशल की मौत की खबर मिली तो उसका पहला विचार यही था कि कौशल को विराट ने ही मारा होगा। जिस बात ने उसे हैरान किया वह यह थी कि ज्ञानेंद्र वास्तव में अनुमान लगा सकते थे कि इस मामले का संबंध विराट से है। यह बूढ़ी लोमड़ी उसकी कल्पना से कहीं अधिक भयानक लग रही थी। इस मामले का विराट से संबंध होने का अनुमान लगाने की उसकी क्षमता विराट के बारे में उसकी व्यापक जांच और समझ पर आधारित थी। लेकिन ज्ञानेंद्र ने इस मामले को विराट से कैसे जोड़ा? वह श्वेत हिम संप्रदाय का एक प्रतिष्ठित महाबुजुर्ग, एक चतुर्थ विपत्ति लोक का विशेषज्ञ, उच्च पद पर आसीन है और उसके पास अपार शक्ति है। वह एक परम शक्तिशाली व्यक्ति है। क्या वह वास्तव में एक साधारण अर्ध महाविपत्ति लोक के योद्धा पर ध्यान देगा? अगर ऐसा है तो यह बूढ़ी लोमड़ी बहुत खतरनाक है। मैं आप लोगों से मजाक नहीं कर रहा हूं। विराट के अलावा पूरे श्वेत हिम महाद्वीप में मुझे ऐसा कोई और याद नहीं आ रहा जो कौशल को मार सके। ज्ञानेंद्र ने कक्ष में मौजूद सभी लोगों पर नजर डाली और रूखेपन से कहा, पूरे श्वेत हिम महाद्वीप में 5 से अधिक ऐसे लोग नहीं हैं जिन्हें विश्वास हो कि वे कौशल को मार सकते हैं। पूर्वज, संप्रदाय प्रमुख, मैं स्वयं, दूसरी एल्डर और अध्यक्ष चिन्मय, इन 5 में से पूर्वज श्वेत हिम महाद्वीप में नहीं है और हमेशा श्वेत हिम संप्रदाय में रहे हैं और बाहर नहीं गए हैं। केवल एक ही है जिसका पता हम नहीं लगा सकते, वह है अध्यक्ष चिन्मय। लेकिन अध्यक्ष चिन्मय के पास कौशल को मारने का कोई कारण नहीं है, इसलिए एकमात्र संदिग्ध यह अजनबी है जो अभी हमारे श्वेत हिम महाद्वीप में प्रकट हुआ है, विराट। ज्ञानेंद्र की बात सुनकर पूरा कक्ष एक बार फिर शांत हो गया। हाँ, कौशल जैसे चतुर्थ विपत्ति लोक के विशेषज्ञ को मारना, जिसने 20 आकाशीय बिजलियों का सामना किया हो, अविश्वसनीय रूप से कठिन है। ध्यान से सोचने पर ज्ञानेंद्र की बातों में दम है। पूरे श्वेत हिम महाद्वीप में वास्तव में 5 से अधिक लोग नहीं हैं जो कौशल को मारने में सक्षम हो। वास्तव में सख्ती से देखा जाए तो केवल 4 ही होने चाहिए। यहां तक कि दूसरी एल्डर मीनाक्षी को खुद पर भरोसा नहीं था कि वह कौशल को मार सकती है। जब उसने चतुर्थ विपत्ति लोक में प्रवेश किया तो उसने केवल 19 आकाशीय बिजलियों का सामना किया था, जो कौशल से एक कम थी। कौशल पर उसका एकमात्र लाभ यह था कि उसने चतुर्थ विपत्ति लोक में वर्षों का अनुभव संचित किया था, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी नींव अधिक ठोस थी। इसके अलावा कौशल के पास 2 चतुर्थ विपत्ति दिव्य अस्त्र थे, एक आक्रामक और एक रक्षात्मक, जिससे उसे मारना और भी मुश्किल हो गया था। अगर दोनों पक्षों में वास्तव में लड़ाई होती तो मीनाक्षी को केवल कौशल को हराने का भरोसा था, उसे मारने का नहीं। उनके स्तर के शक्तिशाली लोगों के लिए प्रतिद्वंद्वी को हराना अपेक्षाकृत आसान हो सकता है, लेकिन उन्हें मारना बेहद मुश्किल था। पूरे श्वेत हिम महाद्वीप पर चतुर्थ विपत्ति लोक के विशेषज्ञों की संख्या अनगिनत थी। इसके अलावा वे इन चतुर्थ विपत्ति लोक के विशेषज्ञों को अंदर बाहर से जानते थे। ध्यान से सोचने पर वास्तव में ज्ञानेंद्र द्वारा बताए गए 5 लोगों के अलावा यह संदेहास्पद था कि कोई और कौशल को हरा भी सकता था या नहीं। उसे मारने की तो बात ही छोड़िए। हालांकि फिर भी उन्हें यह विश्वास करना कठिन लग रहा था कि कौशल की मृत्यु एक साधारण अर्ध महाविपत्ति लोक के योद्धा विराट के हाथों हुई है, क्योंकि ऐसी बात बस बहुत ही बेतुकी थी। महाविपत्ति लोक और दिव्य विकास लोक के बीच की खाई बहुत बड़ी थी, जिसे एक दुर्गम खाई कहना भी उचित था। एक दिव्य विकास लोक के योद्धा के लिए एक महाविपत्ति लोक के योद्धा के खिलाफ लड़ना पहले से ही एक अत्यंत कठिन उपलब्धि है। पूरे 4 लोकों को पार करके प्रतिद्वंद्वी को मारने की तो बात ही छोड़ दें। जो कोई भी ऐसा बयान सुनेगा उसकी एक ही प्रतिक्रिया होगी, जो व्यक्ति ऐसा कह रहा है वह पागल है।
क्योंकि केवल एक सचमुच का पागल इंसान ही ऐसा बेतुका बयान दे सकता है। यह सूरज के पश्चिम से उगने से भी अधिक अविश्वसनीय है। सूरज का पश्चिम से उगना असंभव नहीं है। एक निश्चित स्तर के शक्तिशाली प्राणियों के लिए तारों को खिसकाना और चंद्रमा को तोड़ना बहुत आसान है, लेकिन एक अर्ध महाविपत्ति लोक के योद्धा के लिए इतनी बड़ी लोकों की खाई को पार करना और एक चतुर्थ विपत्ति लोक के विशेषज्ञ को मारना कुछ ऐसा है जिसके बारे में उन्होंने पहले कभी नहीं सुना है। ठीक है, आज की बैठक यहीं समाप्त होती है। सभी लोग वापस जाएं और पूरी तरह से जांच करें कि कौशल को किसने मारा। एक बार जब हमारे पास स्पष्ट जांच और पुख्ता सबूत होंगे तो हम इस पर आगे चर्चा करेंगे। यह देखकर कि इतनी देर बाद भी चर्चा का कोई नतीजा नहीं निकला है, श्वेत हिम संप्रदाय के प्रमुख चंद्रकांत ने आखिरकार कहा। उनके शब्द एल्डर ज्ञानेंद्र की एक छिपी हुई आलोचना भी थे, जिन्होंने बिना किसी सबूत के जंगली अनुमान लगाए थे और ऐसे बेतुके निष्कर्ष निकाले थे। चंद्रकांत के शब्द सुनकर ज्ञानेंद्र ने गुस्से में एक ठंडी सांस ली, खड़े हुए और वहां से चले गए। वह चंद्रकांत के शब्दों के पीछे का अर्थ कैसे नहीं समझ सकता था, लेकिन उसे दृढ़ विश्वास था कि कौशल को विराट ने मारा था, क्योंकि विराट के अलावा वह श्वेत हिम महाद्वीप पर किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता था जो ऐसा कर सकता था। ज्ञानेंद्र का यह निश्चित होना कि कौशल को विराट ने मारा था कोई निराधार अनुमान नहीं था। हो सकता है कि दूसरे लोग विराट की पृष्ठभूमि न जानते हों, लेकिन वह जानता था। उड़न मेघ डाकुओं से उसका बहुत गहरा नाता था। सख्ती से कहा जाए तो उड़न मेघ डाकुओं के पीछे असली मास्टरमाइंड वही था। कई गंदे काम जो वह खुद नहीं कर सकता था वे उड़न मेघ डाकुओं द्वारा किए जाते थे, और श्वेत हिम संप्रदाय की घेराबंदी से बार बार बचने में उड़न मेघ डाकुओं के सक्षम होने का सबसे बड़ा कारण यह था कि उसने गुप्त रूप से उन्हें सूचना दी थी। बेशक यह बात केवल वह जानता था, यहां तक कि उड़न मेघ डाकुओं को भी अपने गुप्त समर्थक की असली पहचान नहीं पता थी। जब भी वह उड़न मेघ डाकुओं से मिलता था, वह श्वेत हिम संप्रदाय के महाबुजुर्ग के रूप में खुलेआम प्रकट नहीं हो सकता था। इसके बजाय उसने अपनी असली पहचान छिपाने के लिए विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल किया। अन्यथा यदि लोगों को पता चलता कि कुख्यात उड़न मेघ डाकुओं से उसका इतना गहरा नाता है, तो श्वेत हिम संप्रदाय के महाबुजुर्ग होने के बावजूद वह परेशानी में पड़ जाता। पहला, चंद्रकांत और श्वेत हिम संप्रदाय के एल्डर्स जो उसके विरोधी थे, वे उस पर प्रहार करने का यह अवसर नहीं छोड़ते। उड़न मेघ डाकुओं से अपने गहरे संबंध के कारण वह जानता था कि उन्हें किसने नष्ट किया है, जहां चंद्रिका और अन्य लोगों ने केवल यह अनुमान लगाया था कि उड़न मेघ डाकुओं के विनाश का संबंध विराट से था। ज्ञानेंद्र को पूरा यकीन था कि विराट ने ही उनका सफाया किया था। हालांकि उसे भी यह विश्वास करना मुश्किल लगा कि एक साधारण अर्ध पारलौकिक क्षेत्र का योद्धा संभवतः शक्तिशाली उड़न मेघ डाकुओं को नष्ट करने की क्षमता रख सकता है। लेकिन तथ्य निर्विवाद थे, जिससे उसके पास विश्वास करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। चूंकि विराट के पास उड़न मेघ डाकुओं का सफाया करने की क्षमता थी, इसीलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वह कौशल को मार सकता था। हालांकि यद्यपि वह यह जानता था, लेकिन वह इसे खुलेआम प्रकट नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर वह ऐसा करता तो दूसरे लोग अनिवार्य रूप से उड़न मेघ डाकुओं से उसके संबंध पर संदेह करते। परिषद कक्ष में श्वेत हिम संप्रदाय के सभी एल्डर्स कौशल की मौत की जांच करने के लिए निकल गए। जल्द ही कक्ष में केवल चंद्रकांत और चंद्रिका रह गए। चंद्रिका, मुझे बताओ, कौशल को किसने मारा? चंद्रकांत ने चंद्रिका से पूछा। यह मुझे नहीं पता। चंद्रिका ने एक पल के लिए सोचा और अंत में बोली, मैं वास्तव में श्वेत हिम महाद्वीप पर इतनी शक्ति वाले किसी भी व्यक्ति के बारे में नहीं सोच सकती। शायद श्वेत हिम महाद्वीप से गुजरने वाले किसी अलौकिक प्राणी को कौशल पसंद नहीं आया और उसने उसे मार डाला। कौन जानता है? हालांकि उसने अनुमान लगाया था कि कौशल को विराट ने मारा होगा, लेकिन ऐसी बात वास्तव में विश्वास करना थोड़ा कठिन था, और भले ही वह यह कह देती, चंद्रकांत शायद उस पर विश्वास नहीं करते। इसके अलावा अगर चंद्रकांत ने सच में उस पर विश्वास कर लिया तो परिणाम और भी बदतर होंगे। उस समय विराट को पूरे श्वेत हिम संप्रदाय की खोज का सामना करना पड़ेगा। क्या यह विराट को श्वेत हिम संप्रदाय के विपरीत पक्ष में धकेल नहीं देगा? चंद्रिका यह सब होते हुए नहीं देखना चाहती थी। महज अर्ध महाविपत्ति लोक में रहकर कौशल जैसे चतुर्थ विपत्ति लोक के विशेषज्ञ को मार गिराने वाला एक विलक्षण प्रतिभा का धनी व्यक्ति कितना भयानक हो सकता है, यह सोचकर ही इंसान का खून ठंडा पड़ जाए। ऐसे भयानक विलक्षण प्रतिभा को नाराज करने के अकल्पनीय परिणाम होंगे। उसकी विराट से कोई दुश्मनी नहीं थी, इसलिए उसके लिए ऐसा कुछ भी करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसके अलावा उसने विराट को 2 बार खुफिया जानकारी प्रदान की थी, और विराट पर उसके 2 एहसान थे। ऐसे अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति को, जो उसका दोस्त बन सकता था, दुश्मन के पाले में क्यों धकेलना? इसलिए इसे ध्यान में रखते हुए चंद्रिका ने अपने असली विचार प्रकट नहीं करने का निर्णय लिया। चंद्रिका की बात सुनकर चंद्रकांत ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक अर्थपूर्ण भाव चमक उठा। तो तुम्हें भी जांच करनी चाहिए और देखना चाहिए कि क्या हाल ही में श्वेत हिम महाद्वीप पर कोई अजीब अलौकिक मेहमान आया है? चंद्रकांत ने चंद्रिका की ओर देखते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहा। जी पिताजी। चंद्रिका ने सम्मानपूर्वक सहमति व्यक्त की और कहा, तो मैं अब आज्ञा लेती हूं। ठीक है, जाओ। चंद्रकांत ने सिर हिलाया। फिर कक्ष से बाहर निकलने से पहले चंद्रिका ने एक बार फिर चंद्रकांत को प्रणाम किया। चंद्रिका की जाती हुई आकृति को देखकर चंद्रकांत की आंखों में एक विचारशील भाव आ गया। इस लड़की ने वास्तव में उससे भी झूठ बोलना शुरू कर दिया था। वह सोच रहा था कि उसका विराट के साथ किस तरह का रिश्ता है कि वह अपनी खातिर अपने ही पिता को धोखा दे रही है। एक पिता से बेहतर बेटी को कोई नहीं जानता। वह अपनी बेटी को बहुत अच्छी तरह से जानता था। चंद्रिका के लिए अपनी सच्ची भावनाओं को उससे छिपाना मुश्किल था। इसके अलावा वह विराट की स्थिति से पूरी तरह अनजान नहीं था। बाहरी लोगों के लिए वह संप्रदाय प्रमुख एक सहज दयालु इंसान लग सकता है। यहां तक कि ज्ञानेंद्र भी कभी कभी उसे धमकाने की हिम्मत करते थे, लेकिन वास्तविकता में
पूरे श्वेतहिम संप्रदाय पर उसका नियंत्रण बाहरी लोगों की अपेक्षाओं से कहीं अधिक था। यदि ज्ञानेंद्र जानकारी प्राप्त कर सकते थे तो वह कैसे नहीं कर सकता था। ज्ञानेंद्र को लगा कि उड़न मेघ डाकुओं के साथ उसका लेन देन अज्ञात है, लेकिन उसे कम ही पता था कि उसके कार्यों पर बहुत पहले से ही उसकी नजर थी। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में उसने ज्ञानेंद्र के कार्यों की अनदेखी कर दी थी, क्योंकि अकेले उड़न मेघ डाकू ज्ञानेंद्र को नीचे नहीं ला सकते थे। वे अधिक से अधिक उसे परेशान कर सकते थे, जिससे कोई वास्तविक नुकसान नहीं होता। इसलिए वह हमेशा एक शांत पर्यवेक्षक बना रहा। उसने कोई कार्रवाई नहीं की और ज्ञानेंद्र के काले कारनामों को कभी उजागर नहीं किया। उसने जो खुफिया जानकारी जुटाई थी उसके आधार पर चंद्रकांत को लगभग 60-70% यकीन था कि कौशल को विराट ने ही मारा है। हालांकि यह अविश्वसनीय रूप से अजीब था, लेकिन उसकी समझ के अनुसार सभी संभावनाएं अंततः विराट की ओर ही इशारा करती थीं। चंद्रकांत ने परिषद कक्ष में अपना निष्कर्ष 2 कारणों से व्यक्त नहीं किया। पहला, वह विराट का विरोध नहीं करना चाहता था। ऐसा विलक्षण व्यक्ति जो केवल अर्ध महाविपत्ति लोक में होते हुए भी चतुर्थ विपत्ति लोक के विशेषज्ञ को मारने में सक्षम हो, बस बहुत भयानक था। एक बार जब वह सच्चे महाविपत्ति लोक में प्रवेश कर लेगा तो पूरे श्वेतहिम महाद्वीप में उसका मुकाबला कौन कर पाएगा। यदि श्वेतहिम संप्रदाय ने इतना शक्तिशाली दुश्मन बना लिया और उसे मारने में विफल रहे तो संप्रदाय पर अकल्पनीय आपदा आ जाएगी। दूसरा, वह पूर्वज श्वेतहिम और विराट के बीच के सच्चे रिश्ते को नहीं जानता था। आखिरकार पूर्वज श्वेतहिम ने पुनीत और अन्य लोगों के साथ विराट को वापस श्वेतहिम महाद्वीप भेज दिया था। इससे पहले पुनीत ने कहा था कि पूर्वज श्वेतहिम विराट को एक सम्मानित अतिथि मानते थे। पहले तो चंद्रकांत को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उसने सोचा एक साधारण अर्ध महाविपत्ति लोक का योद्धा पूर्वज की नजर में कैसे आ सकता है। लेकिन अब चंद्रकांत को विश्वास हो गया था। ऐसा स्वर्ग को चुनौती देने वाला व्यक्ति श्वेतहिम महाद्वीप की तो बात ही छोड़िए, पूरे दक्षिणी स्वर्ग मंडल में शायद सभी शक्तियों द्वारा एक सम्मानित अतिथि के रूप में माना जाएगा। इन विचारों के आधार पर चंद्रकांत ने अपनी अटकलें व्यक्त नहीं की। उनका निर्णय चंद्रिका के समान ही था। विराट जैसी असाधारण प्रतिभा वाले व्यक्ति के लिए कोई केवल उसे जीतने और उससे दोस्ती करने की कोशिश कर सकता था, लेकिन कभी उसे अपना दुश्मन नहीं बना सकता था। बेशक एक और महत्वपूर्ण कारण था कि चंद्रकांत इस मामले को बहुत आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे। कौशल का भाग्य स्वयं उसके द्वारा आमंत्रित किया गया था। उसने सक्रिय रूप से विराट को उकसाया था, न कि विराट बिना किसी कारण के उसे मारने आया था। यदि ऐसा होता तो भले ही विराट की प्रतिभा स्वर्ग को चुनौती देने वाली होती और उसकी युद्ध शक्ति भयानक होती, चंद्रकांत निश्चित रूप से हर कीमत पर विराट को खत्म कर देते। क्योंकि ऐसे किसी व्यक्ति का होना जो इतना मनमौजी हो और जिसके पास कोई सिद्धांत या नियम ना हो, केवल सभी के बीच भय पैदा करेगा। कोई नहीं जानता था कि कौशल को मारने के बाद अगला कौन होगा, लेकिन श्वेतहिम संप्रदाय में आने के बाद से विराट ने कभी कोई परेशानी खड़ी नहीं की थी। उसके कार्य हमेशा दूसरों द्वारा पहले उस पर हमला करने के बाद जवाबी कार्रवाई थे। विराट के पिछले व्यवहार को देखते हुए जब तक कोई उसे नहीं उकसाता तब तक कोई खतरा नहीं था, तो वह खुद पर परेशानी क्यों आमंत्रित करेगा। श्वेतहिम संप्रदाय के बाहर कई आकृतियां संप्रदाय की ओर तेजी से उड़ीं। ये लोग ज्ञानेश, शिवेंद्र और अन्य थे। यह जानने के बाद कि कौशल ने चतुर्थ विपत्ति लोक में प्रवेश कर लिया है, ज्ञानेश तुरंत दिन रात एक करके श्वेतहिम संप्रदाय वापस आ गया। वह जल्द से जल्द वापस लौटना चाहता था ताकि अपने पिता ज्ञानेंद्र के साथ चर्चा कर सके कि पर्याप्त संसाधन कैसे जुटाए जाएं, ताकि वह भी जल्द से जल्द चतुर्थ विपत्ति लोक में प्रवेश कर सके। कहीं ऐसा न हो कि वह कौशल से बहुत पीछे रह जाए। हालांकि श्वेतहिम संप्रदाय लौटने पर ज्ञानेश को एक चौंकाने वाली खबर मिली। कौशल वास्तव में मारा गया था। उसके चतुर्थ विपत्ति लोक में प्रवेश से लेकर उसकी मृत्यु तक केवल 1 महीना ही बीता था। यह खबर जानने के बाद ज्ञानेश अपने पिता ज्ञानेंद्र के पास इसकी सत्यता को सत्यापित करने के लिए गया। पिताजी, क्या कौशल सच में मर चुका है? ज्ञानेश ने ज्ञानेंद्र की ओर देखते हुए अविश्वासपूर्वक पूछा। हाँ, वह वास्तव में मर चुका है। उसकी जीवन पट्टिका पूरी तरह से टूट चुकी है। ज्ञानेंद्र ने सिर हिलाया। उसे किसने मारा? ज्ञानेश ने पूरी तरह से हैरान होकर पूछा। कौशल की प्रतिभा पहले से ही बेहद मजबूत थी और चतुर्थ विपत्ति लोक में प्रवेश करने के बाद उसकी युद्ध शक्ति में काफी वृद्धि हुई थी। इसके अलावा उसके पास बहुत सारे चतुर्थ विपत्ति दिव्य अस्त्र थे। पूरे श्वेतहिम महाद्वीप में उसे कौन मार सकता था? मेरे अनुमान के अनुसार यह विराट होना चाहिए, जो पुनीत के साथ शक्ति सिंधु महाद्वीप से लौटा है। ज्ञानेंद्र ने कहा। असंभव। ज्ञानेंद्र की बात सुनकर ज्ञानेश ने तुरंत पलटकर जवाब दिया। वह लड़का एक मामूली अर्ध महाविपत्ति लोक की चींटी से ज्यादा कुछ नहीं है। यद्यपि वह थोड़ा मजबूत है, लेकिन वह अधिक से अधिक कुंदन के बराबर है। वह कौशल जैसे पावर हाउस को कैसे मार सकता है? कौशल के विराट के साथ हुए टकराव की कहानी, जहां विराट ने उसे कोई सम्मान नहीं दिया था, जिससे उसे सार्वजनिक रूप से अपमानित होना पड़ा था, पूरे श्वेतहिम संप्रदाय में फैल गई थी और ज्ञानेश स्वाभाविक रूप से इसके बारे में जानता था। यद्यपि विराट के बारे में उसकी समझ कौशल और चंद्रिका जितनी गहरी नहीं थी, फिर भी उसे विराट और कुंदन के बीच हुई लड़ाई का कुछ ज्ञान था। हालांकि विराट एकमात्र अर्ध महाविपत्ति लोक का योद्धा, कुंदन एक द्वितीय विपत्ति लोक के योद्धा से बराबरी पर लड़ने में सक्षम था। ऐसी युद्ध शक्ति काफी आश्चर्यजनक थी, लेकिन ज्ञानेश ने फिर भी उसे गंभीरता से नहीं लिया। आखिरकार कुंदन जैसा व्यक्ति भी उसकी नजर में एक महत्वहीन पात्र था। लेकिन अब ज्ञानेंद्र को यह कहते हुए सुनकर कि कौशल इतने मामूली व्यक्ति द्वारा मारा गया है, वह बस इस पर विश्वास नहीं कर सका। असंभव। ज्ञानेंद्र ने कुछ खिन्न होकर ठंडी सांस ली। चंद्रकांत और एल्डर परिषद के उन बूढ़ों की तरह मूर्ख मत बनो। हालांकि मुझे नहीं पता कि उस लड़के ने कौशल को कैसे मारा, लेकिन सभी संकेतों और सूचनाओं के आधार पर
यह 60-70% से अधिक संभावना है कि कौशल उसके हाथों मारा गया है। यदि तुम भविष्य में उसका सामना करते हो तो बेहतर होगा कि तुम उसे आसानी से न उकसाओ। मैं तुम्हारी लाश नहीं उठाना चाहता। हालांकि ज्ञानेंद्र को संदेह था कि कौशल की मृत्यु विराट के हाथों हुई है, लेकिन वह पूरी तरह से निश्चित नहीं था। उसने केवल यह कहा कि 60-70% संभावना थी, बहुत अधिक निरपेक्ष होने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार जहां विभिन्न संकेत संभावित अपराधी के रूप में विराट की ओर इशारा करते थे, वहीं एकमात्र अर्ध महाविपत्ति लोक के योद्धा के हाथों एक चतुर्थ विपत्ति लोक के विशेषज्ञ की मृत्यु बस बहुत अविश्वसनीय थी। यहां तक कि ज्ञानेंद्र भी कभी कभी यह सोचने से खुद को नहीं रोक पाते थे कि क्या उन्होंने कोई गलती की है। हालांकि यद्यपि ज्ञानेंद्र 100% निश्चित नहीं था कि कौशल को विराट ने मारा है, उसने अपने बेटे ज्ञानेश को चेतावनी देने के लिए बाध्य महसूस किया ताकि वह मौत को दावत न दे और विराट को उकसाए नहीं, सुरक्षित रहना ही बेहतर है के सिद्धांत का पालन करते हुए। ज्ञानेंद्र अपने बेटे को बहुत अच्छी तरह से जानता था। हालांकि ज्ञानेश के पास असाधारण मार्शल आर्ट्स प्रतिभा थी, वह क्रूर था और बुद्धिमान भी था, लेकिन इससे उसके अहंकारी और तिरस्कारपूर्ण व्यक्तित्व को भी बढ़ावा मिला। अपनी ताकत और पृष्ठभूमि पर भरोसा करते हुए ज्ञानेश के बारे में कहा जा सकता था कि वह श्वेत हिम संप्रदाय और यहां तक कि पूरे श्वेत हिम महाद्वीप में बेखौफ काम करता था। अगर उसने ज्ञानेश को चेतावनी नहीं दी तो उसका बेटा संभवतः देर सबेर विराट से टकरा जाएगा। ज्ञानेंद्र की बात सुनकर ज्ञानेश चुप हो गया। उसे अभी भी ज्ञानेंद्र की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसे लगा कि ज्ञानेंद्र का बयान पूरी तरह से उनकी अपनी व्यक्तिपरक कल्पना और अनुमान पर आधारित था। एक मामूली अर्ध महाविपत्ति लोक की चींटी संभवतः एक प्रतिष्ठित चतुर्थ विपत्ति लोक के विशेषज्ञ को कैसे मार सकती है? यह न केवल तथ्यों के विपरीत था, बल्कि ज्ञानेश ने इसे स्वीकार करने से भी इनकार कर दिया था। उसके जैसा प्रतिभाशाली व्यक्ति अत्यधिक अभिमानी था। वह किसी ऐसे गंवार को कैसे बर्दाश्त कर सकता था जो अचानक कहीं से प्रकट हुआ और उसके पास ऐसी बेहतर मार्शल आर्ट्स प्रतिभा थी? यदि यह सच होता तो क्या इसका यह अर्थ नहीं होगा कि वह उस लड़के की नजर में कचरे से अलग नहीं था? यह बस असंभव था। पलक झपकते ही आधा महीना बीत गया। सफेद वस्त्रधारी विराट और पुनीत अन्य लोगों के साथ अंततः श्वेत हिम संप्रदाय लौट आए। वास्तव में यदि वे पूरी गति से यात्रा करते तो वे श्वेत हिम संप्रदाय बहुत पहले लौट सकते थे, लेकिन विराट और पुनीत वापस जाने में जल्दबाजी नहीं करना चाहते थे। श्वेत हिम संप्रदाय के भीतर कौशल की मौत के कारण पैदा होने वाली सदमे की लहरें बहुत बड़ी होने वाली थीं। उनकी यात्रा की गति को देखते हुए इतनी जल्दी लौटने से केवल कौशल की मृत्यु में उनकी संलिप्तता का संदेह बढ़ेगा। यद्यपि श्वेत हिम संप्रदाय को उन पर कौशल की मृत्यु का संदेह नहीं होना चाहिए। आखिरकार कौशल एक शक्तिशाली चतुर्थ विपत्ति लोक का विशेषज्ञ था, वे भला उसे कैसे मार सकते थे? पुनीत ने परेशानी को कम करने के लिए इस समय से बचने का फैसला किया। इसके अलावा थोड़ी देर से लौटने से सफेद वस्त्रधारी विराट को ठीक होने के लिए कुछ और दिन मिल जाएंगे। कौशल के साथ युद्ध में सफेद वस्त्रधारी विराट की चोटें मामूली नहीं थीं। विशेष रूप से उड़न मेघ धनुष और पवन देव बाण विद्या का उपयोग करके किया गया अंतिम प्रहार, जिसने अत्यंत गंभीर घाव दिए थे। यहां तक कि चमत्कारी नवजीवन ठीक नहीं होती थी। सफेद वस्त्रधारी विराट को पूरी तरह से ठीक होने में पूरे आधे महीने का समय लगा। जैसे ही सफेद वस्त्रधारी विराट श्वेत हिम संप्रदाय में लौटा, चंद्रिका दरवाजा खटखटाने आ गई। युवा मास्टर विराट, बधाई हो! चंद्रिका की चमकीली दमकती आंखें सफेद वस्त्रधारी विराट को देखकर झपकीं। वह गर्मजोशी से मुस्कुरा रही थी। मुझे आश्चर्य है कि चंद्रिका जी किस बात का जिक्र कर रही हैं? सफेद वस्त्रों में सजे विराट ने भ्रमित होने का नाटक करते हुए पूछा। सच कहूं तो वह वास्तव में इस महिला के करीब नहीं जाना चाहता था। पहला, वह बहुत चतुर थी, उसे कई बातें छिपाई नहीं जा सकती थीं। दूसरा, वह बहुत बेलगाम थी। विराट को यह थोड़ा भारी लगा। युवा मास्टर विराट ने सुवर्ण भूमि व्यापार केंद्र की नीलामी में इतनी बड़ी लूट हासिल की, क्या यह बधाई के पात्र नहीं है? चंद्रिका विराट के पास गई, मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बस एक छोटा सा लाभ है, उल्लेख करने लायक कुछ भी नहीं। विराट ने अपना हाथ हिलाया। युवा मास्टर विराट बहुत ही विनम्र हैं। मेरी राय में आप तरोताजा और ऊर्जावान दिख रहे हैं। शायद आपको और भी अधिक लाभ हुआ है। चंद्रिका विराट के चारों ओर घूमी, उसे अर्थपूर्ण दृष्टि से देखते हुए। चंद्रिका जी के शब्द बहुत ही वाक्पटु और गहरे हैं। कृपया मेरी मंदबुद्धि को क्षमा करें, मैं सच में नहीं समझ पा रहा हूं कि आप क्या कह रही हैं। विराट ने उसके अर्थपूर्ण रूप को अनदेखा करते हुए मासूमियत का नाटक किया। युवा मास्टर विराट, मुझे सच बताइए, क्या आपने कौशल को मारा है? उसके दिखावटी अज्ञान को देखकर चंद्रिका ने सीधे मुद्दे पर आने का फैसला किया। विराट के कान के करीब झुकी और धीरे से फुसफुसाई। उसका शरीर विराट के शरीर के इतना करीब था, उसका नाजुक शरीर लगभग उसके शरीर से सट गया था, उसके गुलाबी होंठ लगभग उसके चेहरे को छू रहे थे। उनका मुद्रा अविश्वसनीय रूप से घनिष्ठ और सूचक थी। चंद्रिका जी, आप क्या कह रही हैं? मुझे डराओ मत। विराट जल्दी से पीछे हट गया, अपने और चंद्रिका के बीच दूरी बनाते हुए बार बार बोला, चंद्रिका जी, आप जो चाहें वह नहीं कह सकती। इस तरह का मजाक, वह इस तरह की बात को स्वीकार नहीं कर सकता था। उसने वास्तव में यह किया था, लेकिन जब तक उसने इसे स्वीकार नहीं किया, श्वेत हिम संप्रदाय बिना किसी सबूत के उस पर दोष नहीं मढ़ सकता था। लेकिन अगर उसने कबूल कर लिया और चंद्रिका ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया तो चीजें विनाशकारी हो जाएंगी। यदि सच्चाई छिपी रही तो भले ही श्वेत हिम संप्रदाय जानता हो कि वह इसके पीछे था, वे न जानने का नाटक कर सकते थे। लेकिन अगर यह सामने आ गया तो श्वेत हिम संप्रदाय को उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। यदि उन्होंने कार्रवाई नहीं की तो वे आंतरिक रूप से खुद को स्पष्ट नहीं कर पाएंगे और इससे श्वेत हिम महाद्वीप पर उनकी प्रतिष्ठा को गंभीर नुकसान पहुंचेगा। इसलिए वह इसे बिल्कुल स्वीकार नहीं कर सकता था। यद्यपि उसकी और चंद्रिका की कोई दुश्मनी नहीं थी और चंद्रिका ने उसकी 2 बार मदद भी की थी,
उसे महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी प्रदान की थी। वे सैद्धांतिक रूप से दोस्त थे, दुश्मन नहीं, और चंद्रिका को उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। लेकिन कुछ भी पूर्ण नहीं है। वह चंद्रिका के बारे में बहुत कम जानता था। कौन जानता था कि इस बार उसके उद्देश्य क्या थे? कौशल को मारना उड़न मेघ डाकुओं का सफाया करने से अलग था। चूंकि चंद्रिका ने उड़न मेघ डाकुओं का सफाया करने के बारे में अनुमान लगा लिया था, इसलिए उसने इसे और छिपाने की जहमत नहीं उठाई। क्योंकि उड़न मेघ डाकू पूरे श्वेत हिम महाद्वीप में कुख्यात थे, उन्हें नष्ट करना, भले ही दूसरों को पता हो, उनके खिलाफ इस्तेमाल करना उनके लिए मुश्किल होगा। लेकिन कौशल अलग था। वह श्वेत हिम संप्रदाय के 5 मुख्य शिष्यों में से एक था। कौशल की मृत्यु श्वेत हिम संप्रदाय के लिए एक महत्वपूर्ण नुकसान थी, उसकी प्रतिष्ठा और रुतबे के लिए एक बड़ा झटका। यदि श्वेत हिम संप्रदाय को पता चला कि कौशल को किसने मारा है, तो उन्हें उसका बदला लेने के लिए कार्रवाई करनी होगी। वह पुनीत, जिग्नेश, गगन और अन्य लोगों को अंदर और बाहर से जानता था, इसलिए यदि वह उनकी पहचान प्रकट भी करता है तो यह कोई समस्या नहीं होगी। उसे विश्वास था कि पुनीत और अन्य उसे धोखा नहीं देंगे। लेकिन चंद्रिका की कहानी अलग थी। वह अभी भी श्वेत हिम महाद्वीप पर अपने व्यापार को और विकसित करना चाहता था और भविष्य में श्वेत हिम संप्रदाय से भाग्य बनाने के लिए वहां शालिनी मंडप खोलना चाहता था। वर्तमान में वह श्वेत हिम संप्रदाय से संबंध तोड़ना नहीं चाहता था। इसलिए विराट किसी भी परिस्थिति में कौशल को मारने की बात कभी स्वीकार नहीं करेगा। युवा मास्टर विराट, इतना घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। चंद्रिका ने 2 कदम आगे बढ़ाए और सफेद वस्त्रधारी विराट के करीब झुकते हुए मुस्कुराकर कहा, मैं बस इस मामले की सच्चाई जानना चाहती हूं, और कुछ नहीं। चिंता मत करो, अगर तुम मुझे बताओगे तो मैं बिल्कुल भी किसी और को नहीं बताऊंगी। सफेद वस्त्रधारी विराट ने 2 कदम पीछे हटकर खुद को चंद्रिका से दूर किया और गंभीरता से कहा, चंद्रिका जी, मुझे नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रही हैं। मैंने हाल ही में कौशल को नहीं देखा है, तो उसकी मृत्यु का मुझसे क्या संबंध हो सकता है? इसके अलावा मेरी नगण्य शक्ति से मैं कौशल का मुकाबला कैसे कर सकता हूं? मुझे डर है कि वह मुझे एक उंगली से कुचल सकता है। यह देखकर कि सफेद वस्त्रधारी विराट अभी भी इसे स्वीकार नहीं कर रहा है, चंद्रिका फिर से करीब आ गई। इस बार लगभग अपना शरीर उसके शरीर से सटा दिया। युवा मास्टर विराट, मुझे बताइए, अगर आप मुझे सच बताएंगे तो मैं आपको बहुत बड़ा इनाम दूंगी। चंद्रिका ने सफेद वस्त्रधारी विराट को देखते हुए कहा। उसकी चमकीली आंखें झपक रही थीं। बोलते समय उसकी नजर स्नेह से भरी थी। अगर वह कोई और आदमी होता तो शायद इतनी खूबसूरत महिला के तीव्र प्रलोभन के आगे बहुत पहले ही आत्मसमर्पण कर देता और सब कुछ बता देता। लेकिन दुर्भाग्य से विराट कोई साधारण इंसान नहीं था। सफेद कपड़ों में सजे विराट ने 2 कदम पीछे लिए। उसके चेहरे पर गंभीरता थी और कहा, चंद्रिका जी, कृपया अनुचित व्यवहार न करें। यदि चंद्रिका जी को कुछ और नहीं कहना है तो कृपया चली जाएं। मुझे अन्य मामलों पर ध्यान देना है, इसलिए मैं अब और आपका साथ नहीं दे पाऊंगा। यह सुनकर भी चंद्रिका हार मानने को तैयार नहीं थी। वह करीब आती रहना चाहती थी। चंद्रिका जी, कृपया कुछ आत्मसम्मान रखें। सफेद कपड़ों में सजे विराट को अब दीवार से सटा दिया गया था। पीछे हटने के लिए कोई जगह नहीं बची थी। चंद्रिका को आगे बढ़ते हुए देखकर वह उसे करीब आने से रोकने की कोशिश करते हुए उसे रोकने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाने से खुद को नहीं रोक पाया। हालांकि जैसे ही उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए, चंद्रिका ऊपर की ओर खिसकी और अनजाने में उसका कोमल वक्ष विराट की हथेलियों से टकरा गया। उसकी हथेलियों में एक कोमल और यूएसएसएन एहसास दौड़ गया। इस अचानक हुए दृश्य ने सफेद कपड़ों वाले विराट और चंद्रिका दोनों को चौंका दिया। उनमें से किसी ने भी ऐसा होने की उम्मीद नहीं की थी। वे दोनों काफी देर तक स्तब्ध खड़े रहे। आखिरकार वह सफेद वस्त्रधारी विराट ही था जिसे सबसे पहले होश आया। उसने जल्दबाजी में अपना हाथ पीछे खींचा और बार बार माफी मांगने लगा। चंद्रिका जी, मुझे क्षमा करें, मेरा वह मतलब नहीं था। सफेद वस्त्रधारी विराट की बात सुनकर चंद्रिका को भी एहसास हुआ कि क्या हुआ है और उसके गाल शर्म से लाल हो गए। ऐसा करने के बाद चंद्रिका अब और नहीं रुक सकती थी। उसने अपने लाल होंठ काटे, सफेद वस्त्रधारी विराट को गुस्से से घूरा और अंततः बिना कुछ कहे मुड़ी और चली गई। सफेद वस्त्रधारी विराट के साथ उसके प्रतीत होने वाले अनुभवी फ्लर्टिंग के बावजूद वह वास्तव में एक कुंवारी लड़की थी। किसी पुरुष द्वारा इतने संवेदनशील क्षेत्र को छूने की तो बात ही छोड़िए, किसी पुरुष ने उसके हाथ तक नहीं छुए थे। घटनाओं के इस अचानक मोड़ ने उसे घबरा दिया। वह शर्म से अभिभूत हो गई और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। चंद्रिका को जल्दबाजी में जाते हुए देखकर सफेद वस्त्रधारी विराट ने असहाय महसूस किया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस महिला से क्या कहे। अभी जो दृश्य हुआ वह जानबूझकर नहीं किया गया था। चंद्रिका के कार्य पूरी तरह से उसकी अपनी गलती थी। विराट को यह चिंता होने लगी कि कहीं यह महिला इसके लिए उसे जिम्मेदार ठहराने की कोशिश न करे। यह सिर्फ विराट की अत्यधिक चिंता नहीं थी, ऐसा इसीलिए था क्योंकि इस तरह की बात उसके साथ एक से अधिक बार हो चुकी थी। शक्ति सिंधु महाद्वीप। विराट तलवार संप्रदाय के केंद्रीय स्थानांतरण व्यूह पर पहुंचा। श्वेत हिम महाद्वीप की ओर जाने वाले स्थानांतरण व्यूह में प्रवेश किया और वहां पहुंच गया। श्वेत हिम महाद्वीप पर पहुंचने के बाद विराट ने सबसे पहले अपनी आभा को छिपाने के लिए एक छलावरण तकनीक का उपयोग किया और फिर अपनी आकृति को छिपाने के लिए एक अदृश्य ताबीज का उपयोग किया। यह सब पूरा करने के बाद विराट श्वेत हिम संप्रदाय गया और वहां अपने निर्मल अवतार के निवास पर पहुंचा। अपने निर्मल अवतार से उसने पवन देव बाण विद्या ग्रंथ, एक तृतीय विपत्ति दिव्य अस्त्र स्तर की औषधि भट्टी जिसे उसने सुवर्ण भूमि व्यापार केंद्र की नीलामी में जीता था, साथ ही चतुर्थ विपत्ति दिव्य अस्त्र लंबी तलवार, चतुर्थ विपत्ति दिव्य अस्त्र रक्षात्मक वस्त्र, चतुर्थ विपत्ति दिव्य पवन नौका और कौशल से संबंधित अन्य सभी खजाने प्राप्त किए जो उसने कौशल को मारने के बाद प्राप्त किए थे। चंद्रिका की पूछताछ ने विराट को बहुत सचेत कर दिया था।
सुरक्षा के लिए कौशल से संबंधित युद्ध की इन लूटों को निर्मल अवतार के पास नहीं छोड़ा जाना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि वे अनजाने में यह रहस्य उजागर कर दें कि कौशल की मृत्यु उससे संबंधित थी। बेशक विराट ने सब कुछ नहीं लिया। उसने कौशल से प्राप्त 30 से अधिक महाविपत्ति ईश्वरीय स्फटिक और 50 अरब से अधिक जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर निर्मल अवतार के पास छोड़ दिए। श्वेत हिम महाद्वीप पर मुख्य शरीर की तुलना में निर्मल अवतार को इन निधियों की अधिक आवश्यकता थी। बेशक विराट ने उड़नमेघ डाकू से प्राप्त 20 से अधिक महाविपत्ति ईश्वरीय स्फटिक ले लिए थे। अब उसके पास कुल मिलाकर 50 से अधिक महाविपत्ति ईश्वरीय स्फटिक थे। हालांकि उसने 20 से अधिक ले लिए थे, लेकिन उसने अधिकांश अपने निर्मल अवतार के पास ही छोड़ दिए थे। इसके अलावा विराट ने अपने निर्मल अवतार को बड़ी मात्रा में द्युत संग्रह ताबीज। यह सब करने के बाद विराट ने श्वेत हिम संप्रदाय के विभिन्न हिस्सों का दौरा किया, कौशल की मृत्यु के बारे में जानकारी इकट्ठा की। हालांकि उसे लगा कि श्वेत हिम संप्रदाय को उस पर कौशल की मौत का संदेह नहीं होगा, फिर भी बेखबर पकड़े जाने से बचने के लिए और अधिक जानकारी प्राप्त करना बेहतर था। यदि श्वेत हिम संप्रदाय को उस पर संदेह नहीं था तो ठीक था, लेकिन यदि ऐसा हुआ तो उसे पहले से तैयारी करनी होगी। श्वेत हिम संप्रदाय का दौरा करने के बाद संप्रदाय के तृतीय विपत्ति लोक के एल्डर्स की बातचीत से यह जानकर विराट हैरान रह गया कि श्वेत हिम संप्रदाय वास्तव में उस पर संदेह करता है। सौभाग्य से श्वेत हिम संप्रदाय के केवल एल्डर ज्ञानेंद्र को ही ऐसा संदेह था। संप्रदाय प्रमुख चंद्रकांत सहित अन्य एल्डर्स ज्ञानेंद्र के संदेहों पर विश्वास नहीं करते थे, जिससे विराट को काफी हद तक आश्वस्त किया। स्थिति को समझने के बाद विराट ने श्वेत हिम संप्रदाय छोड़ दिया और एक स्थानांतरण व्यूह के माध्यम से शक्ति सिंधु महाद्वीप लौट आया। शुरू से अंत तक श्वेत हिम संप्रदाय में ऊपर से नीचे तक किसी ने भी उसके असली रूप के ठिकाने का पता नहीं लगाया। ऐसा इसलिए था क्योंकि विराट की साधना का स्तर बहुत कम था। यहां तक कि यदि वह श्वेत हिम संप्रदाय के एल्डर्स के पास भी जाता, कोई खतरा पैदा नहीं करता और स्वाभाविक रूप से उन्हें सतर्क नहीं किया जाता। जब तक विराट उन पर हमला नहीं करता, तब तक अपने छलावरण कौशल के साथ उनके पास उसे खोजने का कोई मौका नहीं था। जब विराट शक्ति सिंधु महाद्वीप लौटा, वह अभी अभी स्थानांतरण व्यूह से बाहर निकला ही था कि उसने दक्षिणी महाद्वीप के ऊपर आसमान को काले बादलों से ढका हुआ देखा। ये अविश्वसनीय रूप से घने बादल दक्षिणी महाद्वीप पर भारी दबाव डाल रहे थे और उन्होंने एक विशाल भंवर बनाते हुए घूमना शुरू कर दिया। यह देखकर विराट चौंक गया। महाविपत्ति लोक में किसने प्रवेश किया था और कौन विपत्ति से गुजर रहा था? इन काले बादलों से बना दृश्य स्पष्ट रूप से एक विपत्ति के बादल थे। विराट ने भंवर की ओर देखा और पाया कि यह जुबैदा की औषधि कार्यशाला के ऊपर बना था। इसे देखकर विराट एक बार फिर चौंक गया। क्या जुबैदा ने महाविपत्ति लोक में प्रवेश कर लिया है? यह सोचकर वह तुरंत बेचैन हो गया। पलक झपकते ही वह जुबैदा के औषधि कक्ष में प्रकट हुआ। जब विराट ने जुबैदा के औषधि कक्ष में प्रवेश किया तो उसने पाया कि जुबैदा की साधना की आभा अभी भी अर्ध महाविपत्ति लोक में थी। यह देखकर विराट एक बार फिर सन्न रह गया। यह क्या हो रहा है? जब जुबैदा ने महाविपत्ति लोक में प्रवेश ही नहीं किया है तो औषधि कक्ष के ऊपर विपत्ति के बादल क्यों बन रहे हैं? जुबैदा, तुम्हें क्या हुआ है? जुबैदा को एकाग्रता से औषधि भट्टी को घूरते हुए देखकर और उसके आगमन को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए देखकर विराट उसके पास गया और उससे पूछे बिना नहीं, मुझे परेशान मत करो, मैं गोलियां बना रही हूं। अपना सिर घुमाए बिना ही जुबैदा ने कहा। उसकी नजर अभी भी भट्टी पर टिकी हुई थी। विराट हैरान था। उसे आश्चर्य हो रहा था कि जुबैदा क्या कर रही है। वह पहले उसके पास आने पर कभी ऐसी प्रतिक्रिया नहीं देती थी। जब विराट सोच ही रहा था तभी एक जोरदार धमाका गूंज उठा और अंततः आकाशीय विपत्ति नीचे आ गिरी। हालांकि बिजली जुबैदा पर नहीं गिरी, बल्कि औषधि कक्ष में रखी औषधि भट्टी पर गिरी। बिजली की बमबारी के तहत औषधि कक्ष की छत में एक बड़ा छेद हो गया। बिजली ने औषधि कक्ष के ऊपरी हिस्से को चीर दिया और भट्टी से टकराई, जिससे वह हिंसक रूप से कांपने लगी। जुबैदा ने पागलों की तरह अपने हाथ की मुद्राओं में हेरफेर किया, कक्ष के भीतर के बड़े व्यूह को नियंत्रित करने और भट्टी को पलटने से रोकने के लिए स्थिर करने की कोशिश की। यह देखकर विराट ने जल्दी से कक्ष के भीतर के व्यूह को सक्रिय किया और इसे पूरी तरह से अपने घेरे में ले लिया। विराट, तुम क्या कर रहे हो? व्यूह को अभी खोलो। जुबैदा मुड़ी और उस पर घूर कर देखा। वह स्पष्ट रूप से नाराज थी। मैं बस तुम्हें इस विपत्ति से बचाने की कोशिश कर रहा हूं, विराट ने और भी अधिक झुंझलाते हुए उत्तर दिया, भ्रमित भाव से पूछते हुए। क्या बचा रहे हो? तुम बस सब गड़बड़ कर रहे हो, जुबैदा ने गुस्से में कहा। मैं यहां एक महाविपत्ति स्तर की गोली बना रही हूं। विपत्ति से तपे बिना यह कैसे अपना आकार ले सकती है? व्यूह को अभी खोलो और परेशानी खड़ी करना बंद करो। यह सुनकर विराट ने असहाय महसूस किया और अनिच्छा से फिर से व्यूह खोल दिया। कुछ देर उबलने के बाद एक और आकाशीय बिजली नीचे गिरी जो औषधि भट्टी से टकराई। यह बिजली पिछली बिजली की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली थी, जिससे पूरी भट्टी एक कानफोड़ू गर्जना के साथ फटने को हो गई। जुबैदा ने भट्टी को स्थिर करते हुए और उसे हिलने से रोकते हुए फिर से व्यूह में जल्दी से हेरफेर किया। दूसरी बिजली गिरने के आधे पल बाद ही तीसरी बिजली भी आ गिरी। कड़क बिजली भट्टी से टकराई, जिससे ऊर्जा की शक्तिशाली लहरें पैदा हुईं और जुबैदा को कई कदम पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह देखकर विराट उसका सहारा बनने के लिए आगे बढ़ा। जुबैदा, क्या तुम ठीक हो? विराट ने चिंता से पूछा। जुबैदा ने उसकी चिंता को नजरअंदाज कर दिया और औषधि भट्टी को लगातार घूरती रही। हालांकि 3 लगातार बिजली गिरने के बाद आसमान में छाए विपत्ति के बादल छंटने लगे। यह देखकर जुबैदा कुछ असंतोष के साथ बोले बिना नहीं रह सकी। केवल 3 आकाशीय बिजलियां गिरने के बाद ही यह खत्म हो गया। कितना उबाऊ है। जुबैदा, क्या हुआ? तुम्हारी गोली बनाने से आकाशीय विपत्ति कैसे आ सकती है? इस समय विराट फिर से पूछे बिना नहीं रह सका। इस बार मैंने जो गोली बनाई है वह एक महाविपत्ति स्तर की गोली है। जब इसे बनाया जा रहा होता है
तो यह स्वाभाविक रूप से एक आकाशीय विपत्ति को आकर्षित करेगी। आकाशीय बिजली से तपने के बाद ही इस गोली को वास्तव में तैयार माना जा सकता है। जुबैदा ने फिर अपना सिर घुमाया और उसे समझाया। दुर्भाग्य से इस बार मैंने जो गोली बनाई है उसने केवल 3 आकाशीय बिजलियों को आकर्षित किया। ऐसा लगता है कि मेरा गोली बनाने का सूत्र अभी भी पर्याप्त रूप से परिपूर्ण नहीं है और इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। जुबैदा का स्पष्टीकरण सुनने के बाद आखिरकार विराट को समझ आ गया कि क्या हुआ था। वह वास्तव में इस बारे में कुछ नहीं जानता था। चूंकि उसने गोली बनाने का सारा काम जुबैदा को सौंप दिया था, इसलिए उसने शायद ही कभी गोली बनाने की कोई किताब देखी थी, इसलिए उसे सच में नहीं पता था कि गोली बनाने की प्रक्रिया के दौरान क्या क्या स्थितियां पैदा हो सकती हैं। अपने संगमरमर जैसे हाथ की एक लहर के साथ जुबैदा ने अपने सच्चे सार को निर्देशित किया और 10 सुनहरी गोलियां जो शक्तिशाली ऊर्जा बिखेर रही थीं, औषधि भट्टी से बाहर उड़ गईं। बिजली के झटके इन 10 गोलियों की सतह के चारों ओर घूम रहे थे, जो लंबे समय के बाद धीरे धीरे उनके अंदर समा गए। जुबैदा, तुम किस तरह की गोलियां बना रही हो? विराट ने उत्सुकता से पूछा। हम ये गोली दिव्य विकास गोली का एक उन्नत रूप है, जिसमें कई रूपांतरण स्तर के गोली सूत्र शामिल हैं। इसका मुख्य कार्य योद्धाओं को रूपांतरण लोक में प्रवेश करने में मदद करना है। चूंकि यह एक रूपांतरण स्तर की गोली है, तो चलिए इसे प्रथम विपत्ति रूपांतरण गोली कहते हैं। जुबैदा ने एक पल सोचने के बाद कहा। यह सुनकर विराट के चेहरे के भाव कठोर हो गए। जुबैदा का गोलियों का नामकरण हमेशा की तरह ही बेतरतीब था। यह नाम बहुत ही भद्दा था। बेशक, यद्यपि विराट ने मन ही मन शिकायत की, लेकिन उसने अपने विचारों को व्यक्त करने की हिम्मत नहीं की। अन्यथा यदि वह जुबैदा को नाराज कर देता तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होता। ये लो, यह विपत्ति गोली लो, मेरे लिए किसी पर इसके प्रभाव का परीक्षण करो। जुबैदा ने विराट को 10 गोलियां सौंपी। ठीक है, यह मुझ पर छोड़ दो। विराट ने गोलियां ले ली। फिर उसने